अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप सब? आवाज़ वगैरह क्लियर है? यस हाँ सर, जी अल्लाह का सर, शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। लास्ट लास्ट लेक्चर के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन? वालेकुम अस्सलाम। किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, एक क्वेश्चन था। ये जो जी। एक जो हमारा लोकल सर्विस एजेंट है, इसकी हम्म। जो हम क्योंकि हमें तो एक दफा एस्टेब्लिश हो गए, इसके बाद कोई भी हमें क्यूरी होती है, कोई इशू होता है, कोई चेंजिंग होती है, उसके लिए हमें एजेंट रिक्वायर्ड होता है। इन केस अगर उस एजेंट की डेथ हो जाती है, तो क्या हमें नया एजेंट अपॉइंट करना होता है? जी, वहाँ पे हमें नया एजेंट अपॉइंट करना होता है और प्रॉपर प्रोसेस होता है पिछले वाले को आम, आपके लिए ख़त्म करने का, बताने का अथॉरिटी को कि ये फोत हो गया है, और उसकी जगह नया एजेंट अपॉइंट करने में। अच्छा सर, हमें फ्री जोन में तो जब कंपनी को रजिस्टर्ड होती है, उसके लिए तो लोकल एजेंट नहीं रिक्वायर्ड होता ना? नहीं, फ्री जोन में लोकल सर्विस एजेंट का कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं रहा। और सर, जो सिविल कंपनी है, वो हम सिर्फ दुबई में स्टेब्लिश कर सकते हैं, नहीं, कहीं पे भी, किसी जगह तमाम भी इंडिया मेनलैंड में? में, मेनलैंड। हाँ, mainland में। राइट सर। और सर, एक क्वेश्चन और था। सर, जो इसमें वीजा इशू होता है, जो पार्टनर वीजा होता है या मैनेजर वीजा होता है, तो क्या वो वीजा, क्या ड्यूरेशन होती है, क्या स्टेटस होता है उसका? 2 साल, 2 साल का होता है। 2 साल का होता है। 2 साल के अंदर वो इन आउट जो भी कर सकता है अपने उस वीजे के ऊपर? देखिए, यहाँ पे मैं एक वीज़ा रिलेटेड चीज़ें बता दूँ। ऑल्दो ये कोर्स जनरली रिलेट करता है टैक्सेशन से, लेकिन बहरहाल आप चूँकि पाकिस्तान में बैठे हैं, तो मैं इसलिए आपको यूएई के हवाले से थोड़ा ब्रीफ कर दूँ। एक पॉइंट तो अगर आपने मेरे पिछले वाले लेक्चर अच्छी तरह सुने हैं, तो आपको आइडिया होगा कि यूएई में वीज़ा डिपेंडेंट होता है कंपनी पे। आपने अगर कंपनी बेचनी, कंपनी बंद करनी है, लिक्विडेट करवानी है, क्या होगा? वीजा कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले वीज़ा कैंसिल होगा, जी फिर सर। कंपनी बंद होगी। आपकी जॉब चली जाती है, एम्प्लॉयर आपका वीज़ा कैंसिल करेगा। यहाँ पे ये सिक्योरिटी नहीं है कि आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आप इधर पक्के पक्के सेफ हो गए हैं। ठीक है, जॉब में तो बिल्कुल भी नहीं है। अपनी कंपनी हो तो जब तक कंपनी चलेगी, आपका हर 2 साल के बाद वीज़ा रिन्यू होता रहेगा। अब अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हैं, तो हर 6 मंथ के बाद आपने वीज़ा इन आउट करना है। एक दफ़ा 6 महीने में एक दफ़ा यूएई का चक्कर लाजमी लगाना है। राइट सर। ठीक है, और अगर आप पार्टनर वीज़ा या इन्वेस्टर वीज़ा पे हैं, फिर आपने 1 साल में एक दफ़ा चक्कर लाजमी लगाना है। और अगर आप गोल्डन वीज़ा पे हैं, फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। राइट सर। सर, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का रिपीट कर दें, वो कैसे एम्प्लॉयमेंट में तो वो वहाँ पे ही जॉब कर रहा होगा ना? अल्लाह ना करे किसी बंदे की जॉब चली जाती है, हम्म। जॉब से निकाल दिया जाता है, और ये कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पे डाउन साइजिंग, क्योंकि एक बिजनेस इन्वायरमेंट है, डायनामिक मार्केट है, चेंजिंग, मल्टी नेशनल भी है। जो ही एक ऊपर से सीएफओ चेंज होता है, वो बालूकात अपनी टीम ले आता है। इसी तरह से जब कंपनी लॉसेस में जा रही होती है, तो जाहिर बात है इधर बिजनेस ओनर ने एनजीओ तो खोली हुई नहीं है, बिजनेस तो, और वो भी दुबई में, जहाँ पे लोग आए ही पैसे कमाने हैं, वहाँ पे सेकंड लगता है जॉब से निकालते हुए। उसके बाद क्या होता है, आपका कंपनी वीज़ा कैंसिल करेगी। ठीक है, आप जॉब से रिज़ाइन करते हैं, एक जगह से रिज़ाइन करके दूसरी जगह पे जाते हैं, पहली कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल करेगी, दूसरी वाली कंपनी वीज़ा लगवाएगी, और विद इन 60 डेज आपने वीज़ा लगवाना है।
सर उसमें आपने एनीवन कहा कि ये 6 महीने में आपको एक चक्कर यूएई का लगाना है, वो थोड़ा समझा दें दोबारा। देखिए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अगर आपके पास है कंपनी का, कई होती हैं कंपनीज आपको रिमोट जॉब ऑफर कर देती हैं, ठीक है, आप पाकिस्तान में रहें, काम करते रहें, हो सकते हैं ना सही। ऐसे। हम्म, ऐसी जगहों पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके आप पाकिस्तान में रह लें, आउट ऑफ द कंट्री रह सकते हैं। इसी तरह से सेल्स की जॉब होती है जिसमें आपने घूमना फिरना होता है, दूसरे लोगों में मुल्कों में जाके मिलना होता है लोगों से, लेकिन आपने 6 महीने में एक दफ़ा लाजमी यूएई में आउट करना है। राइट। ये वाली चीज़ें इधर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कहलाती हैं, पीआरओ। यहाँ पे एक स्पेसिफिक काम है, एक स्पेसिफिक फील्ड है। ये लोग यूएई से की गवर्नमेंट से डीलिंग के एक्सपर्ट होते हैं। वीज़ा कैसे लगवाना है, बात किससे करनी है, ये एक ऐसी चीज़ है जो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, पीआरओ कोर्स का हिस्सा नहीं है। पीआरओ इस कोर्स का हिस्सा क्यों नहीं है, मैं ये समझता हूँ कोई इतना बेनिफिशियल भी नहीं होगा। पीआरओ का काम करने के लिए आपको अरबी आना बड़ा ज़रूरी है। ज़्यादातर जो पीआरओज होते हैं, जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स होते हैं, जिनका वीज़ा रिलेटेड काम होता है, वो अरेबिक होते हैं, अरेबिक स्पीकिंग। उसके बाद इसका में वास्ता, उर्दू में तो हम लोग शायद उसे सिर्फ रेफरेंस कहते हैं या लिंक कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे वास्ता का टर्म बड़ा कॉमन है। आपके लिंक्स, आपके रेफरेंसेस कैसे हैं। कई डिफरेंट इमिग्रेशन सेंटर हैं, हर किसी की एक्सेस डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे अगर दुबई की बात करूँ तो इमिग्रेशन जो अल अवीर में वाक़ है, वो सबसे बड़ी इमिग्रेशन है, बहुत ज़्यादा एक्सेस है उन लोगों के पास। इसके बाद इमिग्रेशन जाफरिया, इससे थोड़ा हल्के लेवल पे है। बाकी इमिग्रेशन के पास कम लेवल की एक्सेस है, तो हर किसी के पास जो एक्सेस लेवल है दैट इज डिफरेंट। तो इसमें आप कह लें कि वो एक कोर्स का हिस्सा नहीं बन सकता। ओके, एनीवन एल्स? दो पार्टिसिपेंट की तरफ से क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ 22। एक दो मुझे और क्वेश्चन चाहिए प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन था जो आपने गालिबन लास्ट क्लास में आज़ाद वीज़ा का जो कॉन्सेप्ट है जो आपने बताया था कि वो कंपनी खोल के और वीज़ा इशू कर देते हैं और बाद में उसको एनओसी मिल जाता है। तो सर इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, लाइक अगर कोई ऐसी क्योंकि यहाँ पे स्टिल पाकिस्तान में अभी भी इस तरह के वीज़ा इशू हो रहे हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है हम आपको ऐसी कोई फॉर्मल सा आपको लेटर निकलवा देते हैं और उसके बाद वो कंपनी वहाँ पे एनओसी भी दे देती है और बाद में आप जो है आज़ाद है, आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो ओके, इसका सर क्या लीगल ट्रीटमेंट है? इसका लीगल ट्रीटमेंट ये है कि ये लीगल है, ठीक है। गवर्नमेंट की बुक्स में आप एक कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, आप इधर आए हैं, किस वीज़े पे आए हैं, आपको एक कंपनी स्टैब्लिश की ABC, उन्होंने इधर से वीज़ा निकाला, आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। अब उसने आपसे पैसे चार्ज कर लिए, हालांकि लीगली ये होता है कि अगर कोई कंपनी आपको जॉब देती है तो आपको सारे एक्सपेंस वो कंपनी बियर करेगी, लेकिन वो आपसे पैसे ले लेती हैं। इसके बदले में आप आ गए यूएई। जब आप यूएई आ गए, साथ उन्होंने आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, एनओसी, ठीक है, हमारी तरफ से हमारी कंपनी के हालात बुरे हैं तो आप कहीं पे भी काम कर लें, ठीक है। इसको एनओसी को एक्नॉलेज किया जाता है यूएई लॉ के अंडर कि अगर कोई कंपनी किसी प्रॉब्लम में है वक्ती तौर पे तो वो एनओसी दे दे अपने एम्प्लॉय को, वो कहीं पे काम कर लें, जब उसके हालात बेहतर होंगे तो वो वापस आ जाएं। अब इसके लिए अब इन द बुक्स ऑफ गवर्नमेंट तो आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, लेकिन इसका मिस यूज़ किया गया। मिस यूज़ ऐसे किया गया कि फेक कंपनी बनाई लोगों को। अब आप फर्ज करें ABC लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे यूएई आई हैं, 5,000 का वीज़ा निकला है, मैंने आपसे 8,000 चार्ज किए हैं, 3,000 मेरा प्रॉफिट हो गया। आप यूएई में आए, उसके बाद आप पे कोई कंट्रोल नहीं है मेरा। इन द गवर्नमेंट बुक्स आप मेरी कंपनी की एम्प्लॉयज हैं,
तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिस पे यूएई की गवर्नमेंट ने बहुत सा क्रैक डाउन किया रिसेंटली, और ये एक इलीगल चीज़ है। पहले आते भी थे, तो मैं भी इस पे सख्ती से मना करूंगा कि कोई भी इसको यूज ना करे। ठीक है अभी? जी सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं क्या वो कंपनी पे भी आते हैं या जिस पर्सन ने वीजा ऑब्टेन किया है उस पे भी आएंगे? लाइक ये जो कंपनीज इस तरह कर रही हैं तो इन पे गवर्नमेंट इनसे भी पूछ सकती है कि आपकी कोई एक्चुअल प्रेजेंस है, या इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली किसको बेयर करने पड़ते उठा के जेल में डाल देंगे। ठीक है, जो बंदा ऐसे कामों में इन्वॉल्व है, चाहे वो मिडल मैन हो। अब इसमें कर क्या रहे होते हैं, अभी मैं थोड़ा सा आपको एक मजीद प्रोसीजर बताऊं। फर्ज करें एक कंपनी का ऑनर है, एक बंदा कहता है कि यार मेरी एज 60 ईयर से ज़्यादा है, मेरा कोई बिजनेस करने का इरादा नहीं है यूएई में, मैंने बस रहना है उधर जाके। ठीक है, मेरे बच्चे उधर रहते हैं, मेरी फैमिली उधर है, मैंने उधर जाके रहना है। ठीक है, अब उसका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं निकल सकता, क्या करेंगे लोग उसे पार्टनर बना देंगे। उसके नाम पे एक कंपनी खोल दी एबीसी लिमिटेड, नीचे आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे दिया। एबीसी के ऑनर एक बुजुर्ग हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, इवन के ट्रेड लाइसेंस पे जो नंबर होता है वो पीआरओ ने अपना दिया होता है, और जो पार्टनर है उस पे इसमें कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। इफेक्ट पड़ भी रहा होता है तो कोई डायरेक्ट फाइन नहीं आता, फाइन कंपनी को आता है। कंपनी और बाबा जी के नाम पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, ना कोई ट्रैवल बैन है, उनका जब दिल करे वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान जाएं। इन द बुक्स ऑफ गवर्नमेंट वो एक पार्टनर है कंपनी के, उस कंपनी पे बहुत सारे फाइन भी आ रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। बाबा जी को डायरेक्टली तो उन पार्टनर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, चाहे वो 80 साल उनकी एज है, उनका कोई नंबर नहीं है किसी के पास। आप एक एम्प्लॉई हैं, अब फर्ज करें कि कोई प्रॉब्लम हो गया, फलां बंदे को ढूंढना पड़ गया, वो एम्प्लॉय किधर गया? ना गवर्नमेंट की रिकॉर्ड में वो वाला बंदा एक एबीसी कंपनी का एम्प्लॉय था, उस कंपनी का कोई पता नहीं है, कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके पार्टनर का कोई अता पता नहीं है, वो बस वीजे को इस्तेमाल करते हुए इधर आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनका मोबाइल नंबर जो दिया हुआ होता है ट्रेड लाइसेंस पे, इवन दैट इज फेक। ईमेल उन्होंने कभी देखी नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं होता किसकी दी हुई है। तो ये उसका सारा प्रोसेस है। अब इसमें कौन कौन आता है? ऐसा वीजा लेना भी जुर्म है, ऐसा वीजा बेचना भी जुर्म है, ऐसी कंपनी बनाना भी जुर्म है। ठीक है, ओके। लीगली यूएई में कंपनी का मिनिमम कैपिटल कोई नहीं है, विदाउट कैपिटल भी आप बिजनेस शुरू कर दें। लेकिन आपका वीजा तब निकलेगा जब पर पर्सन 1 लाख दिरहम तक का पर पर्सन कैपिटल मौजूद हो। उसके बाद बिलखसूस पाकिस्तानियों के लिए एक और चीज़ कि आपका अगर वीज़ा निकालना है अपना कंपनी से, तो आपके पास इंस्टेंट लाइसेंस नहीं होना चाहिए, आपके पास नॉर्मल लाइसेंस होना चाहिए। उसकी वजह भी ये थी कि लोग सिर्फ दो बंदे मिलके एक कंपनी खोल लेते थे, टोटल खर्चा आएगा वीज़ा सीज़ा मिला के से 20,000 दिरहम। कोई हल्की सी कंपनी उन्होंने ले ली, इंस्टेंट लाइसेंस बड़ा सस्ता पड़ता है, और जो सबसे सस्ता वाउचर होता है ना, जो कंपनी सबसे सस्ते में खुल जाती हैं, वो होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग। ऐसी फ़र्ज करें दो बंदों ने मिलकर कंपनी खोल ली, इसका वाउचर नाम अरबिक में रख लें तो इसका वाउचर 11-12 हज़ार दिरहम का निकलेगा। जो वीज़े ले लिए तो 17-18 हज़ार में 2 वीज़े आ गए आपके पास, आप यूएई में रहने लग गए। कहने को दोनों कंपनी के पार्टनर हैं, लेकिन असल में कोई बिजनेस नहीं कर रहे। ठीक है, ऑल दो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग, बहुत सारे लोग सिर्फ रेजिडेंस रखने के लिए, रेजिडेंस लेने के लिए कंपनी ओपन करते हैं, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। लेकिन कई बिलखसूस पाकिस्तानियों का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा बुरा है। ठीक है, यहाँ पे भीख मांगने के हवाले से या इस तरह से, तो यहाँ पे मिस यूज कर रहे थे कई लोग कंपनी बनाने को। 3 बंदे मिलके कंपनी खोलेंगे, बड़ा सस्ता वीज़ा मिल जाएगा, उसके बाद इधर आके रहने लग जाएंगे, और असल पर्पज़ उनका कंपनी रन करना नहीं होगा। तो यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तानियों के जो इंस्टेंट लाइसेंस हैं उन पे वीज़े नहीं निकल रहे आजकल। प्लस आपने पर पर्सन पर पार्टनर 1 लाख कैपिटल लाजमी मेंटेन करना है। उसके बाद अगर वीज़ा निकालना है तो मिनिमम 45% उसे शेयर होल्डिंग आप लाजमी दें। सर ठीक है, ये उसके बाद जी सर ये मोहसिन।
सर ये 1 लाख AED है? जी 1 लाख एक AED है। मैं जब भी आपसे बात करूंगा मैं आपसे धर्म में करूंगा, रुपए मुझे नहीं पता, ठीक है। तो सर ये तो एक अच्छा ह्यूज अमाउंट है। नहीं नहीं, ये अच्छा मैं आपको एक बड़ी मजे की चीज बताऊं। पाकिस्तान में आपने कंपनी खोलनी है ना, आपको कहेंगे आप एक बैंक अकाउंट खोलें, 1 लाख dirham उसमें रखें, जो आपने रखा हुआ है ना कि आपका पेड अप कैपिटल है, वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखें। यूएई में ऐसे नहीं है। यूएई में पता है आपने क्या करना है, अभी बताता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है। ये स्टार्ट अ न्यू बिजनेस किया, बिजनेस नेम रखा, टेस्ट कंसल्टेंट की आपने ली सर्विस, ठीक है। इनिशियल पार्टनर एक आप हैं, एक आपने किसी और भाई को बना दिया, वो भी पाकिस्तानी थे। लीगल टाइप आगे आपने ली, लीगल टाइप LLC ले ली। उसके बाद लाइसेंस टाइप इंस्टेंट भी है, नॉर्मल भी है। अच्छा एक बात और यहाँ पे जरा रुक के याद रखिएगा, अगर आप नॉर्मल लाइसेंस लेते हैं आपको इजारी बनवाना पड़ता है। ये वाली स्टोरी सुना चुका हूँ, यस और नो मोहसिन? यस जी सर। सर, आपने बता दिए सर। यस ठीक। यस अच्छा सर। अगर यस इजारी आप लाएंगे तो याद रखिएगा आपकी 5% ऑफ टोटल रेंट, जो उसके ऊपर टोटल रेंट मेंशन होगा ना साल का, उसका 5% वैल्यू में ऐड होगा, ठीक है। और ये वाउचर वाइज ये चीज भी मैंने आपको शायद बताई है कि ये एस्टिमेटेड होता है, जो वाउचर आपका निकल रहा होता है एग्जैक्ट नहीं होता। हर एक्टिविटी का की कॉस्ट डिफरेंट है, बस हम आपको एक एस्टिमेट देते हैं कि इतना एस्टिमेट होगा, ठीक है। बाकी जब वाउचर निकलता है तब पता चलता है। अच्छा इंस्टेंट लाइसेंस, सर 5% किस में ऐड होगा आपने बताया? 5% ऑफ टोटल रेंट। अगर आपने नॉर्मल लाइसेंस लिया है ना, जो आपका वो किस में ऐड करेंगे सर? वो वाउचर में ऑटोमेटिकली ऐड होगा। जो आखिर में वाउचर से मुराद वो फाइनल बिल जो आप पे करते हैं, तो आपका ट्रेड लाइसेंस निकल आता है, राइट। ठीक है। सर जो ओके। कैपिटल होना है 1 लाख दिरहम, वो हम्म। कैसे होगा, जैसे पाकिस्तान के अंदर बैंक में रखते हैं? जी तो मैं आपको वही बताने लगा था, लेकिन बीच में ये कुछ दीगर चीजें भी आ गई, वेरिफिकेशन वगैरह। जी थैंक यू। हम्म, अब मैं इसमें डिटेल कैसे आप लोगों से शेयर करूं। अच्छा यहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया, अब मेरे पास दूसरा पार्टनर कोई नहीं है जिसकी मैं डिटेल्स ऐड करूं। हाउएवर इसके नीचे हम जब गए थे, एक पार्टनर लेना है ना, क्योंकि दूसरा अभी मेरे पास है कोई नहीं जिसकी मैं डिटेल डाल सकूं। ओके एक्सक्यूज मी सर, इसमें सोल स्टेब्लिशमेंट के लिए भी पार्टनर का होना जरूरी है सर? सोल एस्टेब्लिशमेंट में पार्टनर हो सकता है, लॉजिकल क्वेश्चन है मेरा आप सबसे। नो सर। नो सर। नहीं सोल होगा सर। एस्टेब्लिशमेंट, सोल का मतलब क्या होता है सोल सर? मीन्स सिंगल। सिंगल, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पर, ये जो 5% आप कह रहे हैं, ये एनुअल उसके रेंट का हम वैल्यू वाउचर में भी ऐड करेंगे, और उसके हम नहीं अलावा करेंगे, एक कॉस्ट वो अभी आप जो प्रोसेस देख नहीं रही हैं ना, थोड़ा सा देखते जी रहिए, जी। ओके। ठीक है। ओके सॉरी फॉर दिस, थोड़ा सा इसको मैं टैब पे क्लिक करता गया तो आखिर में एक मैनेजर आया। एक मैनेजर आपने हर कंपनी में लाजमी बनाना होता है। नेक्स्ट, हाँ जी,
ये वाली स्क्रीन आपने पहले देखी हुई है, कंपनी शेयर कैपिटल। इधर मैं जितना मर्जी है लिख दूं, कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि भाई ये आपके पास इतने पैसे भी हैं कि नहीं, आपने कौन से बैंक अकाउंट में रखवाए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने बस फिगर ऐड करना है, 1 लाख। अगर 2 पार्टनर होंगे 2 लाख कर दें, समझ गए? सर इस हिसाब से हम भी तो हम इंटर कर सकते हैं, लाइक 10,000, 50,000। जी कुछ भी कर लें, लेकिन आपका वीजा 1 लाख पे निकलेगा भाई। अच्छा ठीक हो गई। यहाँ पे यानी कि 1 लाख या इससे ज्यादा की एंट्री होगी तभी वीजा इशू होगा। फिर अगर जी हमने 5 वीजे निकलाने, इसका मतलब फिर 5 लाख हमें कैपिटल रखना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन सर ये सिर्फ पार्टनर वीजा पे अप्लाई होगा ना, एम्प्लॉय वीजा पे के लिए तो नहीं होगा? नहीं, एम्प्लॉय वीजा के लिए की शराइत डिफरेंट है। जी 3 एम्प्लॉय वीजा तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको शायद मैं पहले बता चुका हूँ, राइट? जी बिल्कुल। सिंपल सा प्रोसेस है कंपनी सेटअप करने का, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। इस सब में जो आपके सामने प्रोसेस हुआ है, अगर आपके पास किसी क्लाइंट का अकाउंट हो, कितना टाइम लगेगा आपको ये सारा सेट कम प्रोसेस करने में? ये फाइनल डिटेल्स आ गई हैं मेरे पास। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये तमाम डिटेल्स हैं, कंफर्म डिटेल्स फाइनल रिव्यू के लिए। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर सर जो हमने 1 इसमें लाख अगर रुपए 5 रखे हैं। पार्टनर्स हैं, हम्म। सर अगर इसमें 5 पार्टनर्स हैं, और जैसे आपने बताया था कि हम सबके अकाउंट्स को पहले वेरीफाई करेंगे और फिर जी किसी एक के अकाउंट से आके और बाकी पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन को ऐड कर देंगे, तो इसमें कुछ मैटर करेगा कि किसी एक स्पेसिफिक पार्टनर का हो या किसी का भी हो, इसकी कोई सिग्निफिकेंस है क्या? सॉरी, मैं कंसंट्रेशन लूज कर गया था। किसकी सिग्निफिकेंस? सर जैसे आपने हमें बताया था ना कि अगर 5 पार्टनर्स हैं तो उसमें हम सबके इंडिपेंडेंट अकाउंट्स को, इंडिविजुअल अकाउंट्स को पहले वेरीफाई करेंगे, जो प्रोसेस बिल्कुल। है, फिर उसमें से किसी एक के अकाउंट से जाके हम ये वाला सारा प्रोसेस करेंगे कंपनी का। तो मैं ये ठीक है, पूछ रही थी कि इसमें पांचों में से कोई भी कर ले एक ही बात है, कोई या इसका इंडिविजुअल अकाउंट से कोई फर्क पड़ता है, कोई सिग्निफिकेंस है क्या इस चीज की? नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई भी कर ले, पांचों में से कोई भी कर ले। ठीक है, हाँ, आखिर में आके जब फाइनल स्टेज आएगी ना, तब पांचों की प्रोफाइल पे मैसेज आएगा कि आप इसे वेरीफाई करें। ठीक है, वो मैं आपको स्टेज पे दिखा नहीं सकता। उसकी वजह पता है क्या है? जब मैं इधर से नेक्स्ट क्लिक करूंगा ना, ये 120 dirham का इनिशियल अप्रूवल का वाउचर दे देगा। इनिशियल, ये आप देखें 120 dirham मुझे पे करने को कहा गया। अगर मैं ये 120 पे कर दूंगा, जो ही पे करूंगा, इसके आगे वाला प्रोसेस बड़ा सिंपल है। पॉइंट नंबर 1, नेम चूज करना है। पॉइंट नंबर 1, नेम सेलेक्ट करना है। और नेम सेलेक्ट करने के लिए कोई ऐसा नहीं है, उधर ही आपको नाम मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ही आपने नाम चूज कर लिया अपना, उसके बाद आपको एक मेमोरेंडम दे देंगे कि ठीक है, इसको आप देख लें एक नज़र और इसको अप्रूव कर दें। ऑनलाइन ही अप्रूव करना है। जब आप उसे अप्रूव करने लगेंगे ना, 5 प्रोफाइल्स हैं, तो पांचों पे आपने लॉग इन होना है इन्वेस्ट इन दुबई पे। पांचों पे वो मेमोरेंडम आया होगा, आपने उधर अप्रूव पे क्लिक करना है। ठीक है, सर ये जो आपने एक रिक्वायरमेंट बताई है कि कैपिटल का 100,000 का होना जरूरी है, तो ये तमाम की तमाम नेशनैलिटीज के लिए है या स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए है? नहीं, जो 1 लाख dirham का है ना, वो तो सबके लिए। ठीक है, आपकी मिनिमम शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी परसेंटेज भी होनी चाहिए। इश्योरेंस ऑफ मिसाल के वीजा तौर के लिए? पर आपके हिस्से पे जो आपका शेयर आ रहा है वो 1 लाख dirham आना चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि किसी बंदे का 1% शेयर ले लें और आप 100 वीजे इशू कर दें, 100 बंदों को पार्टनर बना दें। ऐसे नहीं होता। सर एक, जी, सर अगर 45% की आपने बात की, तो इसका मतलब ये कि 2% ही हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल 5 पर्सन है,
जिन्होंने पार्टनरशिप में ऐड किया है तो उनका तो परसेंटेज डाउन हो जाएगी, इस 45% 20% की नीचे जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, ये 1 लाख मैंने आपको बोला एहतियातन, ओके ये इसमें है 90%, 90,000, ठीक है, 90,000 है या 85,000 है, कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब अगर आपने एक बंदा रखा है 1 लाख, 2 बंदे हैं तो 2 लाख। अब अगर आपने 2 लाख शेयर कैपिटल रखा है, अस्सलाम वालेकुम सर। 1 मिनट सफीउल्लाह, अगर आपने 2 लाख कैपिटल रखा है तो उसका 45% तकरीबन 90,000 बनता है। ओके जी सफ़ी, अच्छा सर, ये जो 1 लाख रुपीज है, ये हमने सिर्फ जस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करवाना है या फिजिकली भी उनको शो करवाना है कि ये हमने इस अकाउंट में डिपॉजिट किया हुआ है? कोई शो नहीं है। अकाउंट में शो किए बगैर ही फिर वो कैसे मान लेंगे 1 लाख? तो फिर तो बंदा कुछ भी रख ले, मतलब ना पर्सनल अकाउंट में ना कंपनी के अकाउंट में, पैसे अगर दिखा ही नहीं रहे तो। ये मेरी नीचे कंपनी आपको नजर आ रही है, स्विफ्ट डैशबोर्ड टैक्स कंसल्टेंट, राइट? ये आ रही है। इसका 2 लाख का, इसका 2 लाख का है, ठीक है, 2 लाख का कैपिटल है, मैंने तो कभी नहीं दिखाया। अच्छा, सर आप बैंक अकाउंट का बता रहे थे कि बैंक अकाउंट के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड है? नहीं, ये वाली बात तो ना करें, मैंने क्या बोला था आपको बैंक अकाउंट का? आई डोंट थिंक मैंने बैंक सर अकाउंट आप के ये कि बैंक में हमें शो जो अमाउंट का करना है या नहीं करना? नहीं करना, वो ठीक है। कंपनी का कहा था आपने, पाकिस्तान का बताया था कि पाकिस्तान में कंपनी का अकाउंट खुलवाना पड़ता है। बिल्कुल, अच्छा मैं उस हवाले से बता रहा था, वो पाकिस्तान में चाहिए होता है। ओके, ये चीज़ थी दुबई की। आप अगर इधर तक पहुंच गए ना, इट मीन 91% आपने वाउचर पे कर दिया तो 91% कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने सिर्फ नाम चूज करना है, और उसके बाद जो ही आप नाम चूज करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने देखा ना अभी 120 दरम आ गया था कि पे करने हैं, वहां पे आपके पास जो वाउचर बनेगा ना, जो उस कंपनी की कॉस्ट बनेगी वो आ जाएगी। एलएलसी की कॉस्ट नॉर्मली अराउंड 15,000 दरम होती है, प्लस इसमें इजारी होता है। इजारी से मुराद रेंटल एग्रीमेंट जो आप लगाते हैं उसका 5% उस वैल्यू में ऐड होगा। अब वाउचर कितने का निकलेगा ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, और ये एग्जैक्ट बताना पॉसिबल नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक कंपनी में ऐसे भी हुआ कि मॉर्निंग में एक बंदा आया, एक नेशनैलिटी वाला, उसने कहा मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रिटिश नेशनल था, उसने कहा सोशल मीडिया मार्केटिंग की कंपनी स्टैब्लिश करनी है। मैंने की, वो ही 11,000 समथिंग में। शाम को बंदा आया, उसके जब मैंने वाउचर डाला वो आया 11,170 का, थोड़ा सा फर्क था लेकिन फर्क था। तो ये बहुत सारी इसमें फीसेज इन्वॉल्व होती हैं और डिफरेंट अथॉरिटीज अपनी फीस चेंज भी करती रहती हैं। हाँ, आपको अगर जनरल रूल बता दूं तो वो ये है कि 5% ऑफ इजारी बीच में शामिल होगा। कैपिटल पे आपकी प्राइस डिपेंड करती है, एंड इंस्टेंट लाइसेंस है या नहीं है, कितने पार्टनर हैं, इन तमाम चीज़ों पे डिपेंड करती है। जी इश्तियाक, सर मेरा एक क्वेश्चन था कि इनिशियल जो 120 दिरहम का वोचर निकलता है, इसको हम पाकिस्तान से अपने मतलब बैंक अकाउंट से पे कर सकते हैं? जी पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बट होना उसकी चाहिए। उसकी कोई PSID होगी, मतलब वो अगर उसको आप प्रिंट कर देते, भले नहीं भी पे करते, वो जो वोचर निकलता है उसको आप प्रिंट करते, उसकी जैसे पाकिस्तान में PSID होती है, हर कोई भी ऑनलाइन वोचर पे करना हो, इसका कैसे है, मतलब ये कैसे पे कैसे होगा? यार मैं तो हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड से पे करता हूँ, बाकी मुझे नहीं, आइडिया नहीं क्रेडिट कार्ड है। से पे वो तो ठीक है, आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं या डेबिट कार्ड से पे करते हैं, लेकिन वो पेमेंट के लिए कोई कनेक्शन तो होना जरूरी है ना, कि किसी अकाउंट, जैसे आप यहाँ आप किसी भी मतलब SSB का वोचर निकालें या किसी लोकल टैक्स अथॉरिटी का या FBR का, उसके ऊपर एक PSID मेंशन होती है जिसके थ्रू पेमेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो PSID होती है, क्या होता है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। मुझे तो अभी आप देखें इसमें, अगर आप गए होंगे, जो वाउचर वाउचर था अभी कहाँ पे गया? आप चलो, आप तो पे करते हैं ना, आप तो रेगुलर पे करते हैं, कैसे पे करते हैं, मतलब कौन सा आपको बैंक अकाउंट लिखा होता है कि वो सिलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? नहीं नहीं, क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालता हूँ। नहीं, तो क्रेडिट जिस तरह कार्ड की ऑनलाइन कुछ डिटेल परचेज करते हैं डालते इसी हैं। तरीके से होता होगा ना, CSV नंबर और कार्ड का नंबर ऑटोमेटिकली मैसेज आता है, OTP, और पैसे कट जाते हैं। बिल्कुल।
पाकिस्तान में इस तरह होता है ना कि वो अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट से, तो वो कार्ड नहीं हो नहीं ना नहीं, हो पेमेंट हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ कार्ड से होगा, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा। अब ये मैंने पे करना है ना, अगर पे 120 dirham पे करने के लिए क्लिक किया, अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड अगर मैं पे करूंगा ना, अच्छा ये एक ही दफ़ा कर सकता हूँ मैं, आपको तीनों नहीं दिखा सकता, क्योंकि जी मैं पे क्लिक करूंगा ना, उसके बाद अगर मैं 3 मिनट तक पे नहीं करूंगा तो ये 2 घंटे के लिए जाम हो जाएगा। तो खुद ही इनका अपना ऐप है। क्रेडिट कार्ड का आपको आइडिया है क्या क्या आ रही होती है डिटेल, इसमें मेरे बैंक का नाम आ रहा होगा, जो मैं यूज़ करता हूँ हमेशा पे करने के लिए वो ये, ठीक है। बाकी मुझे आइडिया नहीं है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। नेट बैंकिंग, ओके, इसको देख लेता हूँ, मैंने इस तरह से कभी नहीं पे किया। क्योंकि लेकिन मैंने हमेशा इसको क्रेडिट कार्ड से पे किया, बाकी डिटेल मुझे आइडिया नहीं है डेफिनेटली। अच्छा, क्रेडिट कार्ड से आप अपनी डिटेल डालेंगे तो इंस्टेंटली पे हो जाएगा। यहाँ जी जी जैसे रेलवे का वोचर पे करते हैं, उसके लिए 3 मिनट या 3.5 मिनट होते हैं। वो रेलवे का अगर आप टिकट खरीदे तो 3.5 मिनट में। पाकिस्तान में एक PSID निकलती है, वो आप मतलब नॉर्मली वो कुछ 15 दिन के लिए होती है और कुछ तो खैर एक्सपायर होती है। आप नहीं, कभी भी इश्तियाक करें तो इसका आइडिया नहीं है, इश्तियाक इसका आइडिया नहीं है, टाइम वेस्ट होगा वैसे ही मैं उस पर बात करूँगा तो चलो उसमें ठीक मेरा है, ओपिनियन, ठीक है, मैं समझ ठीक है। गया। ओके, मैं इसको देख लूंगा, अलबत्ता अगर ज़्यादा उसकी ज़रूरत है तो देख लूंगा, बट मेरे ख्याल से काम चल रहा है, मुझे PSID का इल्म नहीं है। ये ओके पावर ऑफ अटॉर्नी का आपने बोला था सर ये लास्ट सेशन ओके, में। पावर ऑफ अटॉर्नी, मैं इधर, अच्छा सर ये मेरा एक डी क्वेश्चन है। जी सर ये जो 5% रेंट का आपने बोला, ये 5% ऑफ द एनुअल रेंट होगा, राइट? एग्जैक्टली, एनुअल वैल्यू और सर इसके अलावा ये तो हमारी लाइसेंस की कॉस्ट हो गई, और जिससे इजारी हम ऑब्टेन करेंगे उसका वो अलग खर्चा होगा उसको देने, वो अलग खर्चा होगा जिसके जी। साथ वो एग्रीमेंट। ठीक है। जी इंस्टेंट लाइसेंस में वो नहीं आएगा। ओके ओके अभी ओके। अच्छा, ये इन्वेस्ट इन दुबई क्या, मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, इन्वेस्ट इन दुबई क्या चीज़ है? ये सर दुबई पोर्टल है में सर, मेनलैंड में कंपनी खोलना। मेनलैंड में कंपनी लगाने के लिए। पोर्टल है, पोर्टल है, लेकिन किस अथॉरिटी के अंडर आता है? दुबई DED दुबई DED के अंदर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ। DED। ओके यार, PPT के बगैर, प्रेजेंटेशन या सेक्शन के बगैर नहीं पढ़ाया जा सकता। ओके, कंपनी हाँ जी, स्क्रीन ब्लैंक हो गई। ओके, अब देखें सबसे पहले क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी के अंडर आपकी या मेन लाइन है या फ्री जोन है। हमने जो अभी कंपनी सेटअप करना सीखी है, ये किसके अंडर की है, कहाँ पे बैठ के बनाना सीखी है? ये हमने बनाना सीखी है मेनलैंड में। दुबई मेनलैंड में, मेनलैंड। ठीक है। और ये किसके अंडर थी? DED। ठीक है, DED, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। फ्री जोन अपनी अपनी अथॉरिटीज होती हैं। अच्छा, अब मैं इधर एक और क्वेश्चन था, ये भी किसी ने पूछा था, चैट में पूछा हुआ था कि बाकी जगहों पे अगर हमने शारजाह, अजमान, इन जगहों पे अगर कंपनी ओपन करनी है मेनलैंड में तो उसकी अपनी DED होगी, ठीक है। लाइक ये DED थी। अब अगर आपने अबू धाबी में करना है, DED अबू धाबी, जैसे तम कहते हैं, TAMM, ठीक है। TAMM.Abu Dhabi, इसमें साइन इन हो रहे हैं। यहाँ पे आपको 1 मिनट रोकूंगा, ठीक है। आपको नजर आ रहा है UAE पास लिखा हुआ है। ये UAE पास क्या चीज़ है? सर ये एक एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट लिंक्ड एप्लीकेशन। जो भी बंदा UAE का रेजिडेंट होता है, UAE की MSID होती है, उसका सारा डाटा UAE पास में
समझ जाता है। आपने अगर आपको अक्सर ऐसे होता है ना, कई लोग उन्होंने आपके नाम पे कोई फ़ायदा उठाना होता है, आपका बैंक अकाउंट ओपन करना होता है, वो आपको कॉल करके कहते हैं, अक्सर आपको कहेंगे लोग, मैं दुबई पुलिस से बात कर रहा हूँ, अपना यूएई पास एक्टिव करें, ठीक है, फ्रॉड करने के लिए। तो जो यूएई पास है वो एक ऐसी ऐप है जिससे आपका सारा डाटा लिंक होता है, सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज, तमाम आपका डाटा ये उसमें लिंक होता है। आपने अगर एफटीए के पोर्टल पे लॉग इन होना है, आपने कोई कंपनी सेटअप करनी है, अगर आपने यूएई पास एप्लीकेशन पे अप्रूवल दे दी, जैसे फर्ज करें कि मैं अपना गूगल अकाउंट जीमेल किसी अननोन जगह से ओपन करता हूँ, तो आपने देखा होगा कि फ़ौरन आपको कोड आता है अपने मोबाइल पे कि बताएं ये आप ही हैं। ऐसे ही आपके यूएई पास पे फ़ौरन नंबर भेज देते हैं 26 40 50, आप प्रेस करें कौन सा। अगर आपने अपना यूएई पास ओपन कर लिया तो समझें आपने अपनी जायदाद की एक्सेस उसे दे दी, अपने एफटीए पोर्टल की एक्सेस दे दी, वो आपके नाम पे कंपनी ओपन कर सकता है, ठीक है, जैसे जस्ट इक्वल टू योर सिग्नेचर, ठीक है। अब ये अगर आपने टर्म डॉट अबू धाबी पे किसी क्लाइंट ने कंपनी रजिस्टर करनी है तो यू शुड हैव, आपने किसी ऐसे बंदे के थ्रू करवाना है प्रोसेस जिसके पास यूएई ईमेल आईडी मौजूद हो, ठीक है। अब मैं अगर अपने नाम से करूं, मैंने क्या करना है, इसमें अपना नंबर डालना है। नंबर तो कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ नहीं है, आप लोगों से तो शेयर किया हुआ है। इधर इन्होंने मुझे दिया 32, 32 बिल्कुल जैसे मैं गूगल पे कंफर्म करते हैं ना आप लोग, वैसे ही मैंने कंफर्म किया, ठीक है। ये वो एप्लीकेशन है। अब तम बेसिकली आपके लिए एक पूरा पोर्टफोलियो है अबू धाबी में कंपनी सेटअप करने का, लाइसेंस लेने का, फाइन पे करने का, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का, सिटीजनशिप के हवाले से इंफॉर्मेशन लेने का। स्टार्ट अ बिजनेस, तमाम चीज़ें बड़ी सिंपल हैं। मैं इसमें डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के टाइप जो मैं आपको बता चुका हूं, जो मैंने आपको बताया कि लोकल सर्विस एजेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, एलएलसी क्या होती है, एलएलसी एसओ क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, वो तमाम चीज़ें वैसी हैं। सर मतलब नॉलेज सेम है, बस पोर्टल्स डिफरेंट है, राइट? पोर्टल डिफरेंट सर है, ये ठीक है जी। सर ये वेबसाइट सिर्फ उनके लिए जिनके पास आईडी होगी वहाँ की। हाँ जी, ये एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। आप लोगों के लिए एक आप कह लें कि शू ब्रेकर होगा, लेकिन ये एक्सेस भी कर सकते हैं जिनके पास एक्सेस हो, ठीक है। अबू धाबी का आपको प्रोसेस बता दिया, ये इस पोर्टल पे है, सेम चीज़ें होंगी। वेरीफाई करना, आपके बिजनेस कितने साल के हो गए, ऑफिस लोकेशन किधर है, उसके बाद नेक्स्ट। इसमें मैं ज़्यादा नहीं जा रहा, उसकी वजह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उसकी वजह एक ये है कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नॉलेज मैंने आपको दे दी है, रूल्स एंड रेगुलेशन वही होंगे। पोर्टल का यूज़ हम डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इधर 7 स्टेट्स हैं, 7 का पोर्टल का यूज़ अपना अपना है। सर इसके बाद इसका चलते मतलब हैं ये है फर्दर। कि जी अगर हम अबू धाबी में बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं, उससे पहले हमारे पास वीजा होना चाहिए यहाँ का। नहीं, आपके पास नहीं, जो बंदा आपकी मतलब कंपनी जो सेटअप क्लाइंट करेगा है, उसके मतलब पास। जो भी जी, क्लाइंट। अच्छा। हाँ, ओके ओके। आपके नहीं, वहां पे आपके पास या आप जिस बंदे के थ्रू कंपनी सेटअप करवा रहे हैं उसके पास इमेज आईडी होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी और की कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके पास इधर रिस्ट्रिक्शन, इसीलिए आपको पता चलेगा कि आजकल 90% लोग दुबई में कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? आप कहीं से भी बैठ के करें, इंस्टेंट लाइसेंस इतना सिंपल प्रोसेस है। अब अगर ये वाली कंपनी आपको शारजा में करनी हो ना, तो कर तो कोई भी सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, शारजा की डीईडी में, जिसे ऐसी डीईडी कहते हैं, वहां पे विजिट किए बगैर लिटरली इम्पॉसिबल है कि कंपनी स्टैब्लिश हो। वहां पे मुझे जाना पड़ेगा। दुबई में आपने देखा है कितना टाइम लगता है कंपनी सेटअप करने में? कितना टाइम लगता है? 10 आवाज मिनट आ रही है? मैक्सिमम सर। कितना?
सर 8 से 10 10 मिनट। मिनट लगते हैं मैक्सिमम। हाँ, लेकिन ये क्या अकाउंट अप्रूवल आने में और इनिशियल अप्रूवल के बाद इनिशियल अप्रूवल आने में इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अच्छा। लेकिन शारजा में अगर मैं बात करूं तो हफ्ता कहीं नहीं गया। इसी तरह से अगर फुजैरा की बात करूं, अच्छा फुजैरा में फुजैरा म्यूनिसिपैलिटी देखती है, लेकिन इस सब के बीच में मैं आपकी जो है वो पावर हटाने वाली बात नहीं भूलना चाहता हूँ, ये अभी लाजमी है, बीच में मैंने बतानी है, वो रिलेट करती है दुबई DED से। ठीक है, अच्छा फुजैरा म्यूनिसिपैलिटी, फुजैरा के बाद हमारे पास कौन सी स्टेट है? सर उमुल क्वीन। रास अल खैमा, उमुल क्वीन। इसकी भी DED है, इधर बाकी जगहों पे और अजमान में भी DED है। तो आप कह लें कि सवाए फुजैरा के, जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी इन चीज़ों को देखती है, बाकी तमाम जगहों पे DED के अंडर, मेन लैंड में कंपनी सेटअप DED के अंडर आता है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? सर तो अगर किसी ने कंपनी खोलनी हो तो उसे दुबई ही रिकमेंड करें? नहीं, देखें ये वाली चीज़ ईज़ ऑफ बिजनेस में ज़रूर आती है, लेकिन ये एक फैक्टर तो नहीं होता ना, डिसाइडिंग फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं। मेरे पास अभी एक क्लाइंट है यूक्रेन, एंड एक यूक्रेन की नेशनलिटी है, एक रशियन की। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कंपनी सेटअप करवाने के लिए। उनको मैंने दुबई की कंपनी ऑफर की, उन्होंने कहा नहीं मैं अबू धाबी में रहती हूँ, मेरे सारे क्लाइंट्स अबू धाबी में हैं। ठीक है, अब मैंने जब वीज़ा लगवाना होगा तो मुझे एक दिन मेडिकल बायोमेट्रिक करवाने के लिए दुबई आना पड़ेगा। मैं अबू धाबी का लाइसेंस रखना चाहती हूँ। ठीक है, उसको अबू धाबी रिकमेंड करना पड़ा। हाँ, सहूलत के लिहाज से जो वेस्टर्न क्लाइंट हैं वो उनको अच्छा लगता है हमेशा दुबई। ठीक है, सर अच्छा जी। सर जिस तरह से आपने अभी अबू धाबी का बताया, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्सपेट्रिएट हो, अनलेस अनटिल उसके पास आईडी ना हो तो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती कंपनी। नहीं, आईडी किसी और के थ्रू रजिस्टर करवाएं, यानी पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आपको UAE पास चाहिए होगा। यहाँ पे PROs नहीं बैठे हुए हैं जी। तो सर पोर्टल को फॉर एग्जांपल मिस्टर ए से एक्सेस किया और कंपनी जी मिस्टर तो बी की रजिस्टर्ड जी जी होनी है, तो बिल्कुल डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगी? जी, नहीं 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 आएगी, कर अच्छा, सकते हैं, ये सब एक्सेस करना है। ठीक है, ठीक। अच्छा सर मैं आपसे, सॉरी मैं एक सेकंड मुझे दें, जितने भी ये तमाम 7 एड्रेसेस हैं ये मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, लेकिन कहाँ पे करूंगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं गया हूँ, अच्छा ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेट करती है, ये तमाम चीज़ें कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी में अगर जाऊं, ग्रो एंड UAE में गया, एस्टेब्लिशिंग बिजनेस में गया। अच्छा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होंगी, ऐसी भी इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक एक्टिव नहीं हुई। यहाँ पे आपको काफ़ी सारा सामान मिल जाएगा। यहाँ पे देखें, DED अबू धाबी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फुजैरा म्यूनिसिपैलिटी, ये तमाम कनेक्शन, तमाम लिंक्स मौजूद हैं जो आपको उस पोर्टल पे ले जाएंगे जो कि आपका उस स्टेट का पोर्टल है। ठीक है, उस स्टेट का लिंक है। ये मैंने कॉपी किया और ये मैंने आपके लिए जो नोट्स तैयार किए हुए हैं, सर ये व्हाट्सएप उन पे भी भेज दें। ना मरा, आप लोग खुद, आपको नोट्स शेयर करूंगा, आपने खुद देखते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैंने आपको मेन लिंक एक ही भेज दी है क्योंकि इससे आपको तमाम लिंक्स जो आगे पोर्टल के हैं वो एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इस इधर मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा। शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा डीमोरलाइजिंग होगा कि हम पाकिस्तान में बैठ के तो कंपनी सेटअप करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। कंपनी सेटअप का अगर तरीक़ाकार ठीक है ना, आपको आता है, पोर्टल का यूज़ करना कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि किसी भी जगह पे पोर्टल का यूज़ करना बड़ा आसान होता है अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं। आपने अभी देखें, मिसाल के तौर पे मैं इन्वेस्ट इन दुबई में गया था, किसी भी बंदे से जो पढ़ा लिखा है उससे जाके पूछा आपने क्लिक कहाँ पे करना है, वो आपको फ़ौरन बताएगा ये तो न्यू स्टार्ट न्यू बिजनेस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है, एक्टिविटी है। अब मुझे सिर्फ इतना पता चला था जब मैं UAE में आया था, जब कंपनी सेटअप में मैं जाना चाह रहा था, सिर्फ इतना पता चला था, जो कंसल्टेंट्स हैं वो नॉर्मली बताते ही नहीं है
कि कंपनी कहाँ से ओपन होती है। बस मुझे किसी ने बता दिया कि ये इन्वेस्ट इन दुबई पोर्टल है, बस उसके आगे मैंने खुद ही सीखा। पहली कंपनी भी सर जो मैंने आपने सेटअप जी तो सर आपने मतलब लाइक क्लाइंट्स ने जब आपको अप्रोच किया, जैसा आप कह रहे हैं आपको बस पोर्टल का पता था, तो मतलब आपने इस पे खुद ही फिर ट्राई वगैरह किया, यानी कि एक तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं हो जाता सर? कोई गलती हो जाए तो वो कॉस्टली नहीं हो जाती? अच्छा, मैंने उसमें मार्जिन रखा हुआ था कि मैं सीख रहा हूँ, अंदर अंदर से पता भी था। पहली जब मेरे पास एक कंपनी आई थी ना, इट वाज लाइक 3 इयर्स बैक, ठीक है, उस वक्त मैं मुकम्मल तौर पे प्रैक्टिस में भी नहीं था। मैंने एक बंदे को दे दी। उसके बाद जब दूसरा मेरे पास क्लाइंट आया था, मैंने कहा था कि ठीक है, इतना कंफर्म हो गया ना कि इन्वेस्ट इन दुबई पोर्टल है, आई वेंट फॉर दैट। तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। सारा प्रोसेस स्मूथली हो गया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी कंपनी सेटअप की। इनिशियली जब जॉब में आते हैं ना, आप एक साइड इनकम के तौर पे देख रहे होते हैं कंपनी सेटअप टैक्सेशन को, तब अब इतना ज़्यादा इन चीज़ों को सीरियसली नहीं दे रहे होते, ठीक है। बस ये था कि अगर अल्लाह ना करे कोई काम ख़राब हो गया तो मैंने क्लाइंट को कंपनसेट करने के लिए ना सेपरेटली पैसे लाजमी रखे हुए थे कि जितनी की कंपनी सेटअप हो रही है इतने मुझे पॉकेट से देने पड़ेंगे सेपरेट कंपनी खोलने के लिए। लेकिन ये खुद ही सीखा था। पोर्टल का यूज़ करना इतना मुश्किल नहीं है जितना बनाया हुआ है। लेकिन आज अगर मुझे पता चले ना कि कहीं कोई रिस्क है, तो मैं फ़ौरन एक सेकंड पर्सन को हायर करता हूँ। द रीज़न भी इस बात का काफ़ी हद तक आइडिया है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। मिसाल के तौर पे टैक्स और कंपनी सेटअप मैं खुद देखता हूँ, कहीं पे भी हो। लेकिन आईएफआरएस जिसमें मैं किसी ज़माने में बहुत अच्छा होता था, अब मैं खुद नहीं देख रहा, अप टू डेट नहीं हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। मैं न या रेलेवेंट चीज़ें पढ़ सकता हूँ टैक्स की, या मैं पढ़ सकता हूँ आईएफआरएस की, या मैं पढ़ सकता हूँ कंपनी सेटअप की। तो मैं वो वाला काम आउटसोर्स कर देता हूँ। स्टाफ हायर करना पड़ता है। ये इसीलिए हमेशा एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है। जब आपने बिज़नेस को ग्रो करना है तो यू नीड टू हैव एन इंस्टीट्यूशन। ओके, अब हम आ जाते हैं डीईडी पे। आपको बताया था कि इन्वेस्ट इन दुबई बेसिकली पोर्टल किसका है? डीईडी का, सही। लेकिन ये चीज़ आती है अंडर डीईडी। अच्छा, अब आपके पास क्लाइंट आता है, आपको कहता है कि ये बताएं कि ये कौन सी एक्टिविटी होगी आप जो चूज़ करेंगे। ये डीईडी की साइट है, डीईडी की साइट है ई सर्विसेज .dubai.ded.gov.in। ये अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा तो मैंने आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी का लिंक दिया है ना अभी, जो मैंने नोट्स में लिखा है, वहीं पे चले जाइएगा। अच्छा, अब देखें पोर्टल का यूज़ या वेबसाइट के यूज़ पे बहुत सारे लोग प्रेशराइज करते हैं। मुझे बताएं, अगर मैंने देखना है कि ये कौन सी बिजनेस एक्टिविटी होगी तो मैं किस पे क्लिक करूंगा? सर्च बिजनेस एक्टिविटीज पे सर। ये इसी तरह से पोर्टल और वेबसाइट यूज़ करना सबसे आसान है। हाँ जी, क्या काम करेंगे आप, मुझे ज़रा बताइए। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। नहीं, अकाउंट टैक्स नहीं है, कुछ यूनिक बताइए। जेम स्टोन का बिजनेस देखते हैं। ओके, ये मेरे पास आ गया है कि उसकी अगर मैंने जेम स्टोन ट्रेडिंग करनी है तो कौन सा बिजनेस होगा। सर मैं जेम स्टोन ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, कैसे देखूंगा मैं? अब मुझे पता चला कि ये तो टेस्टिंग है। अब मैं लिखूंगा लाइक प्रीशियस मेटल ट्रेडिंग में आ सकता है, ज्वेलरी ट्रेडिंग, ये इसमें आएगा जेम स्टोन ट्रेडिंग, ठीक है। नॉन मैन्युफैक्चर्ड प्रीशियस मेटल ट्रेडिंग, मैं ये वाली एक्टिविटी सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, इन्वेस्ट पोर्टल शो हो रहा है ना जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ? जी सर। मैं इधर आया, मैंने क्या किया, मैंने ये लिखा नॉन, क्या था, सॉरी, नॉन मैन्युफैक्चर्ड, ये एक्टिविटी लिखी, आ गई मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब मैं ज़रा वापस जाने लगा हूँ, इसको डिलीट करने लगा हूँ। एक चीज़, यहाँ से आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, लेकिन कभी कभार आपके साथ एक बड़ा अजीब सा धोखा होगा। आप इधर लिखें इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी ओपन करनी है। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी है डिफरेंट देन फाइनेंशियल कंसल्टेंसी या टैक्स कंसल्टेंसी। मुझे पता चलते हो इधर तो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का ऑप्शन मौजूद है। मैंने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट सेलेक्ट किया, इधर जाके मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। मुझे ये एक्टिविटी नहीं नज़र आ रही, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट कहीं नज़र आ रही है? इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बीच में नहीं है।
क्या हो गया? धोखा हो गया। ये एक्चुअली हुआ क्या है? ये एक ऐसी जगह है, आपके पास ना ये जो डीईडी का पोर्टल था ये निकाला गया था ईज ऑफ बिजनेस के लिए, ठीक है। यानी किसी ने कंपनी सेटअप करनी है, ये इन्वेस्ट इन दुबई का पोर्टल है, या 10 मिनट लगते हैं, खुद कंपनी बना लो। लेकिन ये जो कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो इन्वेस्ट इन दुबई में मौजूद नहीं है अभी भी। मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्ट इन दुबई बज़ाहिर तो बड़ा हेल्पफुल पोर्टफोलियो है, लेकिन आप किसी के नाम पे कंपनी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब्दुलरहमान भाई, आप मुझे अपनी एक सेल्फी भेज दें नाम के अपने पासपोर्ट के साथ, तो एक पासपोर्ट की पिक्चर भेज दें, आपके नाम पे मैं कंपनी बना दूंगा, उसके नाम पे मैं बिजनेस कर लूंगा। इख्तियार तो मेरे पास है ना, ईमेल मैंने बना ली, कितना चेक एंड बैलेंस है? इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसी जो एक्टिविटी थी लाइक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, वो आपको डीईडी की साइट पे तो मिलेंगी जब आप सर्च बिजनेस एक्टिविटीज करेंगे, लेकिन जब आप डीईडी की इन्वेस्ट इन दुबई में जाएंगे आपको नहीं नजर आएंगी। ये वो एक्टिविटी हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कुछ एक्टिविटी तो इन्होंने इन्वेस्ट इन दुबई में अलाउ कर दी, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो करवाने के लिए आपको डीईडी के ऑफिस जाना पड़ेगा। ये वहां के नॉर्मल सिस्टम से निकलती हैं। एक इन्वेस्ट इन दुबई है, दूसरा नॉर्मल सिस्टम है। नॉर्मल सिस्टम मीन व्हाट? ये जो वहां का स्टाफ है डीईडी का, उसके पास एक एक्सटेंसिव एक्सेस वाला सिस्टम मौजूद है। आप वहां पे जाते हैं, अब फर्ज करें, तवज्जो से सुनिएगा प्लीज, अगर फर्ज करें कि मैंने अब्दुलरहमान साहब के नाम पे कंपनी खोलनी है, वो कहेंगे नहीं, दिस इज नॉट इनफ कि आपके पास एक पासपोर्ट मौजूद है और आपकी एक पासपोर्ट के साथ पिक्चर मौजूद है। आप ऐसा करें कि या तो आप खुद आए यूएई में, या आप पावर ऑफ अटॉर्नी पावर ऑफ अटॉर्नी दें। पावर ऑफ अटॉर्नी का क्या मतलब होता है? फिर किसी को अपने बिहाफ के ऊपर पावर देना कि काम कर सकता है ये। ठीक है, अब होगा क्या? अब मैं पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाने के लिए जाऊंगा दुबई नोटरी में, NOTARY नोटरी में जाके कहूंगा कि मैंने ये कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, इनके लिए मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी बना दें। अब्दुलरहमान भाई पाकिस्तान में बैठे हैं, ठीक है, वो कहेंगे ठीक है, उनको कहना कल 9 बजे तैयार हो जाएं। आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी बनी और उन्होंने आपको एक लिंक भेजा, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है, सामने आना है, अपना पासपोर्ट दिखाना है और कहना है हाँ, वीडियो में आके आपने दिखाना है यस आई एम अब्दुलरहमान, मैं फैजान को पावर देता हूँ। ऑनलाइन आपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है, मोबाइल से या लैपटॉप से, वो आपको जैसे भी कहेंगे आपने सिग्नेचर करने हैं, और सिग्नेचर करने के बाद पावर अटॉर्नी हो गया। ठीक है, 5 मिनट में मुझे आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया। ये पावर ऑफ अटॉर्नी का कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको काफ़ी पहली क्लास में मैंने आपको कहा था कि पावर ऑफ अटॉर्नी आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के मुतालिक मैं बताऊंगा, ठीक है। कई जगहों पे आपको पावर ऑफ अटॉर्नी लाजमी चाहिए होता है, ठीक है। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर पीआरओ तो एक दफा रिवाइज कर दें। पीआरओ का क्या बताऊं आपको? सर नोट डाउन करना भूल गया, पूरा रिवाइज सर पीआरओ को शॉर्ट अगर में। मैं सिंपल बता दूं तो दिस इज नॉट दैट इज आउट ऑफ, जो पीआरओ से रिलेटेड चीज़ें हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ये यूएई में बाकायदा एक एक्टिविटी समझी जाती है, चूंकि यहाँ पे वीज़ों का लगवाना, वीज़ा कैंसिल करना, ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्कोप है, एक सेपरेट फील्ड ओके है। तो यहाँ पे पीआरओ एक ऐसी एक्टिविटी को कहा जाता है, जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है उसके ये तमाम काम होते हैं। वीज़ा लगवा रहे हैं, वीज़ा कैंसिल करवा रहे हैं, लेबर कार्ड लगवा रहे हैं। एजेंट टाइप है सर। नहीं, एजेंट मुकम्मल तौर पे ना कहें, एजेंट जो है वो कहता तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके देता है, लेकिन यहाँ पे पीआरओ पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई काम जाके कहूँगा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई अरबिक स्पीकिंग होगा तो वो जाके बात करेगा, या लोकल नेशनल बात करेगा तो काम हो जाएगा। तो एक इन्फ्लुएंशियल किस्म का, जिसको तमाम गवर्नमेंट प्रोसेस को पता हो, बंदे को नॉर्मली पीआरओ बनाया जाता है, या पीआरओ सर्विसेज आउटसोर्स कर दी जाती हैं। थैंक यू। सर मैंने मोस्टली देखा है कि यहाँ पे हर कंपनी ने अपना पीआरओ अलग से रखा हुआ है, एक अलग से उसको जैसे सैलरी पे रखा हुआ है। जी, सीढ़ी पे रखा होता है बहुत सारी बड़ी कंपनी ने, वरना आउटसोर्स की होती हैं एक्टिविटीज, ठीक है। सर ये जो आपने अभी डिफरेंस
बताया है जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत पड़ती है, तो इसका मेन रीजन क्या है? ये जो सेग्रीगेशन होती है कुछ एक्टिविटीज की कि आप डायरेक्ट यहाँ पे बैठ के नहीं खोल सकते, तो उसका मेन रीजन क्या होता है? कि ये उसकी नेचर ऑफ एक्टिविटी ऐसी होती है? नेचर ऑफ एक्टिविटी जो रिस्की है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी एक ऐसी चीज है, कल को कोई बंदा कहे भाई मेरी तो फोटो लीक हो गया था, किसी ने मेरे नाम पे कंपनी बना के सर्विसेज देनी शुरू कर दी, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा था प्रोसेस कंपनी बनाने का वो बड़ा हल्का है। आप समझ सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। पिक्चर उठाएं, पासपोर्ट उसको कवर किया गया, ठीक है। उसको उन्होंने कवर करने के लिए ये सिस्टम निकाला है कि जो रिस्की एक्टिविटीज होंगी वहाँ पे पावर अटॉर्नी दी जाएगी। अगर आप अभी बहरीन में जाए ना, तो बहरीन में अब क्या प्रोसेस होगा? अगर फर्ज करें आपने कंपनी खोलनी है, आप अभी क्या करेंगी, आप बहरीन में आएंगी, मैं फर्ज करें बहरीन में बैठा हुआ हूँ, दुबई में नहीं बैठा हुआ, बहरीन में आप आके मुझे पावर अटॉर्नी देंगी, वापस चली जाएंगी, मैं आपके बिहाफ पे कंपनी रजिस्टर करके ओपन करूंगा, महीना लगेगा सारे प्रोसेस में, उसके बाद आप आएंगी, वो आपका मेडिकल बायोमेट्रिक होगा, आपका वीजा लगेगा। यानी पावर अटॉर्नी देने के लिए फिजिकली बहरीन में अभी तक फिजिकली आना पड़ता है। यही वजह है कि बहरीन में उस तरह से बिजनेस ग्रो नहीं हो सका, या वहाँ पे उस तरह से कंपनी सेटअप नहीं करवा सके हम लोग। अदरवाइज आप देखेंगे यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स है 9%, वैट है 5%, म्यूनसिपैलिटी टैक्स है, यहाँ पे एक्साइज टैक्स है, काफ़ी सारे टैक्सेस मौजूद हैं। इसके बरस बहरीन में सिर्फ वैट है 15% और कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद बहरीन में अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास एक अच्छा प्लान है, तो आपको गवर्नमेंट 50% तक इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भी देती है, लोन भी देती है। इसके अलावा आपको जो आपके सीरीज होती हैं वो भी 70-75%, 60% तक, पहले साल 60% तक, दूसरे साल 40% तक स्टाफ की सीरीज भी खुद बियर कर लेती है। लेकिन वहाँ पे इसके बावजूद बहरीन में अभी तक बिजनेस सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं आया क्योंकि वहाँ पे ये इतना सूटेबल नहीं था, वहाँ पे पोर्टल इतना ईज ऑफ बिजनेस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इधर तक और कोई क्वेश्चन? एनीवन एल्स? सर ये स्पेसिफिक है कोई ऐसी जगह जहाँ पे पावर अटॉर्नी यूज होगा? पावर अटॉर्नी कहाँ पे यूज होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जो नॉर्मल एक्टिविटीज है ना, जिनमें डीईडी इन्वॉल्व है, जो आपको इन्वेस्ट इन दुबई में नहीं नजर आती हैं लेकिन सच बिजनेस एक्टिविटीज में नजर आती हैं, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। आपने वहां पे जाना है, डीईडी वालों को कहना है फलां बंदे की का पासपोर्ट लाएं, उसकी कंपनी एस्टेब्लिश करनी है। मेरे हाथ में है ही कुछ नहीं, एक्सेस किसके पास है? डीईडी वालों के पास है, काम वो करेंगे। उसके बाद पावर अटॉर्नी लेंगे आपके के साथ, ठीक है, और आपके बिहाफ पे मैं वो मेमोरेंडम साइन करूंगा, ठीक है। सर इन्वेस्ट इन दुबई भी तो डीईडी वालों का ही पोर्टल है ना? या वो जनरल है? देखिए, उसकी एक्सेस मेरे पास है, उसकी एक्सेस आपके पास है, ठीक है। आपने कहीं पे साइन नहीं किया, अपना कहीं चेहरा नहीं दिखाया, कहीं वीडियो में नहीं आए, लेकिन कुछ ऐसी है जिनके डीईडी के पास एक्सेस, वो मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है। मैं उसमें कंपनी नहीं खोल सकता इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट की, वो मुझे नॉर्मल सिस्टम के थ्रू खोलनी पड़ेगी, और उसके लिए मतलब पावर उन्हीं अटॉर्नी। के डीईडी के ये दो सिस्टम है, एक आप ऑनलाइन थ्रू, एक नॉर्मल सिस्टम थ्रू। एक इन्वेस्ट इन दुबई, एक नॉर्मल सिस्टम। नॉर्मल सिस्टम जैसे पहले पहले काम हो रहा था, इन्वेस्ट इन दुबई तो कोई चंद साल पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि लोग खुद जल्दी से कंपनी बना लें, आती क्योंकि यही दोनों डीईडी के अंडर है और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी के अंडर दोनों। जी मिनिस्ट्री ऑफ अंडर इकोनॉमी के अंडर तो आपके फ्री जोन भी है, मेनलैंड भी है। अब राइट। दुनिया में आप देखें कि कंपनी सेटअप करना कितना आसान करते जा रहे हैं। इवन कि पाकिस्तान में बिजली का मीटर अगर आपने लगवाना होगा वो इससे मुश्किल है। राइट, अब हम आ जाते हैं, अच्छा, मेनलैंड में। लिंक आपने जो लिंक दिया इसमें क्लिक किया तो वहां से हमने ट्रेड एक्टिविटी सर्च की थी, मेरे पास उस तरह थोड़ा डिफरेंट पेज आया था। चलें फिर बाद में देख लूंगा। ओके, अच्छा, इधर तक किस मुझे एक बात बताएं कि अगर इन्वेस्ट इन दुबई पे कंपनी बनानी हो, इन्वेस्ट इन दुबई के थ्रू कंपनी बनानी है, क्या आप सब बना लेंगे? आपके पास कोई क्लाइंट आए तो? थोड़ा सा मुश्किल तो होगा पहली उन दफा। एक्टिविटीज के अलावा जिनके लिए पावर अटॉर्नी चाहिए, उनके अलावा तो बना लेंगे सर। बना लेंगे, ठीक है। वो तो सर पहली दफा इसमें आपने कहा ना मुश्किल है,
वो सिर्फ कॉन्फिडेंस का इश्यू होता है। वही जब मैं किसी क्लाइंट के लिए कंपनी बनाने गया था ना, पहली दफ़ा दिल धड़क रहा था। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, पहली दफ़ा आप बेशक हेल्प ले लीजिएगा, आहिस्ता-आहिस्ता ये वाला काम आपको खुद ही करना है। सर जिस तरह से आप बता रहे हैं, कोई क्लाइंट आए तो लाइक हम उसको स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को, और कोई उसमें मसला आता है ऑन द स्पॉट, तो सर उसमें आपकी गाइडेंस कैसे ले सकते हो? व्हाट्सएप कर दीजिएगा, लेकिन ये कि रिप्लाई में थोड़ा टाइम लगता है, हम्म। क्योंकि स्पेसिफिक अटेंशन आप समझ सकते हैं थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर अच्छा देखिएगा कि इसमें काफ़ी सारी लिमिटेशन है। आप लोगों का मेन गोल बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का होता है, स्टूडेंट्स का होता है कि हमने खुद पाकिस्तान में बैठ के काम करना है। जिनका पाकिस्तान में बैठ के काम करना होता है ना, उसमें एक हमें हर्डल आता है, शू ब्रेकर आता है ऐसी चीज़ों की वजह से कि आपके पास एक्सेस नहीं होती या डीईडी जाना पड़ता है। तो द आंसर इज़ ये वाला शू ब्रेकर तो मेरे पास भी है, मेरे लिए भी है। अब अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आए ना जो कहे कि इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी ओपन करनी है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे हाथ बंधे हैं। मुझे डीईडी के दफ्तर जाना पड़ेगा, मुझे अपने स्टाफ को उधर भेजना पड़ेगा। जी सैफुल्लाह। सर मेरा सवाल ये है कि जो कंपनी फॉर्मेशन है, आप तो जाहिर है कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, तो आपके पास कोई ऐसी चेकलिस्ट मौजूद होगी कि लेट्स से कोई एबीसी पर्सन आपके पास आएगा तो आप कहेंगे कि यार ये डिटेल्स आपकी रेडी हैं, आप हमें प्रोवाइड करें तो हम आपकी कंपनी ओपन करते हैं। तो आप जी हमें स्टूडेंट्स को वो लिस्ट अगर दे दें, हमने अगर किसी की कंपनी ओपन करनी है तो हम पहले वो लिस्ट पे उनसे सारी डॉक्यूमेंटेशन या जो भी डिटेल्स है वो ले लें, तो वो अगर आप देखें, आप बताएं, आपने अभी अभी मैंने आपको इन्वेस्ट इन दुबई का सारा प्रोसेस बताया, आप बताएं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हुए। सर मैंने आपके सारे लेक्चर सुने हैं, ठीक है, एक एक चीज़ में बस नोट भी है, लेकिन मेरा आपसे ये कंसर्न है कि आपके पास तो रेडी पड़ी होंगी ना चीज़ें कि आपको एमिरेट आईडी चाहिए, आपको फलानी चीज़ नहीं चाहिए, वो list अगर दे दें जो कि टू दी पॉइंट हो, उसको लेके मैं एक पर्सन से कह सकता हूँ कि यार आपने कंपनी ओपन करवानी है तो मुझे ये चीज़ें दे दो बस, नहीं, सिंपल। आप बताएं कि अभी तक जो इन्वेस्ट इन दुबई में एक्टिविटीज आई हैं, कौन कौन सी चीजें आपसे मांगी गई हैं? आपने पोर्टल बनाया इन्वेस्ट इन दुबई पे, ट्राई की? नहीं नहीं, मैं नहीं, अभी शुरू में कर रहे थे ना, तो फिर मेरा वीज़ा नहीं है दुबई का और इस तरह कोई चीज़ नहीं है, तो फिर रुक गए थे वहाँ पे ना। अच्छा, वो पार्टिसिपेंट जिनका यूएई का वीजा था या जिनका ये काम हो गया है, इन्वेस्ट इन दुबई पे अकाउंट बन गया है, वो बताएं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए थे? सर अहमद शादी चाहिए चाहिए सर, और सर यहाँ आपने पासपोर्ट आपका चाहिए अगर हम। सिर्फ आपका अकाउंट पासपोर्ट चाहिए होता है, सिर्फ पासपोर्ट चाहिए होगा, चाहिए होता है और पिक्चर चाहिए इंफॉर्मेशन होती है, चाहिए होगी। बिल्कुल। ये चीज चाहिए होती है, ठीक है, और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर ठीक है, पासपोर्ट पॉइंट नंबर 1, चलें फिर भी नोट कर लें। पॉइंट नंबर 1 पासपोर्ट, पॉइंट नंबर 2 जी पासपोर्ट विद योर पिक्चर। ठीक है, सेल्फी नहीं कहूंगा क्योंकि अगर आप सेल्फी लाएंगे ना तो वो डायरेक्शन में पिक्चर नहीं आएगी। आपने अपनी कोई ग्लासेस नहीं पहननी, कोई टोपी नहीं पहननी, कोई ज्वेलरी नहीं पहननी, कोई दुपट्टा नहीं लेना सर पे, ये पिक्चर बना जाए सिर्फ। ठीक है, आपने अपने लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में पासपोर्ट पकड़ा, आपने चेहरे के साथ इस तरह से कि क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सके पासपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है, और आपकी शक्ल भी पूरी नजर आए, आपके पासपोर्ट पे कोई रिफ्लेक्शन ना पा रही हो, देखने वाला बंदा ये मैच करे कि हाँ ये बंदा है, ये पासपोर्ट है, दोनों मैच कर रहे हैं। बस ये चीज़ चाहिए। पाकिस्तानियों के लिए बाज़ औक़ात आईडी कार्ड वगैरह मांग लेते हैं, एडिशनल चीज़ होती है। बस कंपनी के नाम ले लें, 3 नाम। सर इसमें रेंट एग्रीमेंट नहीं चाहिए होगा? नहीं, ये आपने खुद बनवाना है। सर एक क्वेश्चन था। अच्छा, इससे आगे मेरा ये सवाल था। जी 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 बोलें। सर ये जैसा से ये भी ये सारा सेटअप बताया आपने, इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग लीड्स लेने के लिए कोई बेटर टूल है या वो वर्क नहीं करता इस फील्ड में? क्या, सॉरी दोबारा बोलें, कौन सा टूल? सर सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम के जो एड्स होते हैं अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए, वो इस नीश में इफेक्टिव है या वो वर्क नहीं करता इस नीश में? नहीं, ये आपने जब भी देखना है ना, आपने सर्च बिजनेस एक्टिविटीज़ करनी है। आपने क्या करना है, क्या आपने करना है, सर्च बिजनेस एक्टिविटीज़, सर्च बिजनेस एक्टिविटी। लाइक आया है इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, बल्कि आपकी
सोशल मीडिया मार्केटिंग। नहीं सर, मैं एक्चुअली पूछना ही चाह रहा था कि ये बिजनेस सेटअप की सर्विसेज सेल करने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग एक टूल इफेक्टिव है या वो वर्क नहीं नहीं, करता? ये मैं जानना चाह रहा था। अभी हम देख लेते हैं इसको। ये एक सब विंडो ओपन हो गई है, आपको नजर आ रहा है। इसमें नीचे जो चीजें लिखी हुई है ना, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप फिजिकली खुद इन्वॉल्व होकर कंपनी सेटअप करना चाहेंगे, इसके लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है वो होता है कारपोरेट सर्विस प्रोवाइडर। जब आप ये लाइसेंस ले लेते हैं, वाउचर पे करने लगते हैं, ये वाली एक्टिविटी चाहिए होंगी। ठीक है, ठीक सर। ओके। अब जिस हद तक आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है, सिर्फ एक चीज रह जाती है आपके और कंपनी सेटअप के दरमियान। इन्वेस्ट इन दुबई पे अगर उसकी एक्सेस है तो उसके बीच में कंपनी सेटअप करने में और आपके स्किल में सिर्फ एक चीज दरमियान में रह जाती है, वो है रिलक्टेंस, हेजिटेशन। गलत हो गया तो क्या होगा। इसके अलावा इन्वेस्ट इन दुबई के प्लेटफॉर्म से आप कंपनी सेटअप कर सकते हैं। मोहम्मद काशिफ, थोड़ा बात हो सकती है आपसे? काशिफ अवेलेबल है? अच्छा नहीं, ये काशिफ से इन्होंने बात की। बात का ये इन्होंने एक लिखा है कि उनके किसी रिलेटिव ने रिसेंटली कंपनी ओपन की दुबई में, और उनके 2 पार्टनर ने, और उन्हें पैसे शो करने पड़े। मुझे अब ये नहीं पता कि कहाँ पे किस तरह से उन्होंने कंपनी सेटअप की थी और किस जगह पे उनसे पैसे शो करवाने का कहा गया। क्या वो यूएई में कंपनी एंट्री के वक्त थे, क्या वो वीज़ा लगवाते वक्त थे? लेकिन ओवरऑल नॉर्मल प्रोसेस में आपने कोई पैसे शो नहीं करने होते, ठीक है। अच्छा इधर एक और चीज़, बाज़ औक़ात ऐसे होता है आपको कुछ जगहों पे, लाइक आप फ़र्ज़ करें कि आपने कोई मेडिकल रिलेटेड काम करना है, मेडिकल एडवाइजरी देनी है, आपने कोई क्लिनिक ओपन करना है, आपने कोई इंजीनियर का काम करना है, आपको सिर्फ लाइसेंस लेना वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता। वहाँ पे आगे आपको कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट, रेलिवेंट अथॉरिटी की अप्रूवल वगैरह कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है, ठीक है। लाइक अगर आपने रेस्टोरेंट ओपन करना है तो आपको एक नक्शा पेश करना पड़ेगा दुबई म्यूनिसिपैलिटी से अप्रूव करवा के, सही। फर्दर अप्रूवल आपको बाज़ औक़ात चाहिए होते हैं। सर जैसे अब थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि जैसे रेंट एग्रीमेंट हमने खुद बनाना होता है, तो उसमें जारी और वो सारा कुछ, उसके लिए सर्विसेज फिर हमें किसी से लेनी पड़ती है? कुछ जगह ऐसी नहीं, वहाँ पे तो आपको लेनी पड़ती है, बाहर से जारी आपको बनवाना पड़ता है। इसी तरह से जी। अगर आपने रेस्टोरेंट ओपन करना है, वहाँ पे दुबई म्यूनिसिपैलिटी इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपने नक्शा वगैरह दिखाना होगा, सही। अच्छा। अच्छा बस इसको हम इस टॉपिक में एक और चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम टैक्सेशन की तरफ आते हैं। लेकिन मैं इधर एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट, थोड़ा सा बच्चे मायूस होते हैं, डिसपॉइंट हो रहे होते हैं कि यार बहुत सारे शू ब्रेकर्स मौजूद हैं, हम पाकिस्तान में बैठ के बहुत कुछ नहीं कर सकते, इंडिया में बैठ के नहीं कर सक रहे होते। लेकिन जब हम टैक्स पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि 99% चीज़ें आप पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं। ये शू ब्रेकर्स कंपनी सेटअप के हवाले से, सही। और फिर भी थोड़े हैं, फिर भी आपके पास कम से कम इन्वेस्ट इन दुबई तक एक्सेस है। बहरीन में खुद वहाँ पे बंदे को जाना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं फ्री जोन पे। फ्री जोन में बहुत सारे फ्री जोन है। यूएई में कितने फ्री जोन है टोटल? सर 50 50-60 बताए थे आपने। अराउंड 50, ठीक है, अराउंड 52 शायद। ठीक है। और बनते रहते हैं इतनी तेज़ी से कि कोई उनका हिसाब नहीं है। मैं आपको जनरल इसके हवाले से बातें बता सकता हूँ।
अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? द रीज़न 50 फ्री जोन है। और बल्कि इधर से मैं थोड़ी सी देर रुक के आपको एक चीज़ बताता हूँ। टेस्ट के हवाले से भी जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है ना सर्विसेज देना, वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं कंपनी सेटअप की। कंपनी सेटअप की सर्विसेज देना सीखना, ये वो मामला है जिसमें एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं है। टैक्स में है, मिसाल कॉर्पोरेट टैक्स अभी रिसेंटली आया है। आप सब अभी इंशाल्लाह ताला टैक्स की क्लासेस लाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम कॉर्पोरेट टैक्स शुरू कर देंगे। अभी तक कॉर्पोरेट टैक्स रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए। शायद ऐसा भी हो कोई बंदा जो यूएई में पैदा हुआ हो, पिछले 50 साल से यूएई में रह रहा हो, लेकिन उसने कभी कॉर्पोरेट टैक्स को ना देखा हो। अकाउंट्स की फील्ड से हो, सारी उम्र अकाउंट्स में जॉब किया हो, लेकिन उसने कॉर्पोरेट टैक्स की रिटर्न फाइल ना की हो, रजिस्ट्रेशन कभी ना की हो। क्यों? उसकी वजह यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स आया ही अब है। बुकिश नॉलेज है, बुकिश नॉलेज से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। वैट टैक्स में बुकिश नॉलेज का बहुत ज़्यादा रोल है। और पोर्टल एक्सेस करना बड़ा आसान है। आपके पास चाहे कोई होटल का बंदा आए, चाहे कंस्ट्रक्शन की फील्ड से आए, चाहे ट्रेडिंग की फील्ड से आए, आपको पता चलेगा कि मोर और लेस टैक्सेशन इज द सेम। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बट इतना ज़्यादा नहीं होता। आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर से जिस बंदे ने टैक्स रिटर्न फाइल करवानी होगी ना, वो सीधा आपके पास आएगा, आपसे पूछेगा कितने चार्जेस, आप उसे कहेंगे 1000 दरम, 500 दरम, वो आपको पैसे देगा। बड़ी बात है, आपको कहेगा नहीं यार वो फलां बंदा 300 दरम लेता है, उधर चला जाएगा बस। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो बंदा कंपनी सेटअप करवाने लगे, कंपनी सेटअप का खर्चा आप देखें कि मैं जो आपको बता रहा हूँ ना कि 20,000 दरम का वाउचर होगा, 15,000 दरम का वाउचर होगा, वीजे मिला के 25,000 दरम का खर्चा है। कितने बनते हैं पाकिस्तान में? 20 लाख, तकरीबन 20 लाख। जिस बंदे ने 20 लाख का सिर्फ लाइसेंस खोलना होगा, बाकी एक्टिविटी बाद की बात है, सिर्फ जिसने लाइसेंस लेना है ना, उसने अपनी फील्ड पे ठीक ठाक रिसर्च करनी है। उसने ऐसे नहीं होगा कि एक आपसे आके कोट लाएगा और किसी दूसरे बंदे से लाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे अराउंड 10 महीने पहले मेरे पास एक बंदा आया, एक क्लाइंट आया। उसने कहा फैज़ान, जिस तरह से ये होते हैं ना, आप ऑर्डर करते हो, डिलीवरी वाले फ़ौरन आ जाते हैं, क्रीम एप्लीकेशन आ जाती है। हमारा बिजनेस आइडिया ये है कि हम एक ऐसा ऐप ऑलरेडी सिंगापुर में इस पे काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं यहाँ पे एक ऐसी कंपनी सेटअप की जाए कि आपके पास ऐप हो, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, आप उस एप्लीकेशन पे ऑर्डर करते हैं, फ़ौरन मैकेनिक आपके पास पहुँच जाता है, आके आपकी गाड़ी ठीक करता है। अब ये एक यूनिक आइडिया है। मुझे तो इसका आइडिया नहीं था। मैंने कितनी कंपनीज एस्टेब्लिश की होंगी, लेकिन ये मेरे पास एक नया आइडिया आया था। इसको मैंने कभी देखा नहीं था। अब उसका रिजल्ट ये होता है कि ये चूंकि डाइवर्स है, जो बिजनेस सेटअप है, बिजनेस सेटअप के बेतहाशा आइडियाज़ हैं। पहले ये देखना कि ये एक्टिविटी किस एक्टिविटी के अंडर ये काम फॉल करेगा, ये एक बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो अगर आप कंपनी सेटअप में सर्विसेज दे रहे हैं ना, इसमें एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। उसकी वजह ये होती है कि हर बंदे का माइंड डिफरेंट होता है, डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं। होटल के लिए डिफरेंट होंगी रिक्वायरमेंट्स, ई कॉमर्स के लिए डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए होगा कि हर बंदे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी और उसने आपसे ज़्यादा रिसर्च की होगी। मिसाल के तौर पे आप देखिए, हम इधर डी के प्लेटफॉर्म पे दोबारा आ गए हैं। मैंने कॉमर्स लिख के सर्च किया, कहीं ई कॉमर्स आपको नज़र आया? नहीं आया। जो मर्जी कर लूँ, ई कॉमर्स नाम की कोई एक्टिविटी नहीं है मेन लाइन में। अब फिर जिसने एक्टिविटी करनी है, ये क्या करेगा? वो फिर क्या करते हैं, अगर ई कॉमर्स किसी ने करनी है ना बैग्स की, ठीक है, बैग बेचने हैं, वो बैग ट्रेडिंग की एक्टिविटी ले लेते हैं। ठीक है, बैग ट्रेडिंग की एक्टिविटी बड़ी महंगी है। ट्रेडिंग की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इनमें 5,000 दरम एडिशनल कॉस्ट होती है। रियल एस्टेट लीजिंग की 5,000 दरम एडिशनल है। रियल एस्टेट ब्रोकरेज का मतलब होता है कमीशन लेके जो आगे आप बेचते हैं, उसकी 5,000 दरम एडिशनल है। अगर आप कहते हैं ना मैंने रियल एस्टेट की ब्रोकरेज करनी है, बड़े पैसे हैं, आप लाइसेंस खोलने जाते हैं, आप कहते हैं कि 15,000 दरम तक कल निकल आएगा लाइसेंस। आपको पता चलता है कि 15,000 दरम तो लाइसेंस है, प्लस रियल एस्टेट लीजिंग की ब्रोकरेज करने का 5,000 एडिशनल है,
और रियल एस्टेट बाइंग एंड सेलिंग की ब्रोकरेज करने का 5,000 दिरहम एडिशनल है। टोटल 25,000 दिरहम का वाउचर पड़ गया। ये सर वाली ये जो मैंने पहले अभी अंदाजा कैसे लगाते हैं? किसी को फीस बताते हैं वगैरह, वो पूछे कितने पैसे लगेंगे तो हाँ जी, ये रिसर्च। मैंने आपको इसीलिए ना कि कारपोरेट ये जो चीज़ है ये बड़ी चैलेंजिंग है। जो कंपनी सेटअप है ये बड़ी चैलेंजिंग फील्ड है, ये इसमें सर्विसेज देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी मुझे पहले ये बताएं कि जो इधर वाकिया कंसल्टेंट की सर्विसेज देना चाह रहे हैं उनमें से किस किस ने इन बातों को नोट किया है। जो मैंने अभी बताया कि रियल एस्टेट ब्रोकरेज की एडिशनल इतनी है, रियल एस्टेट बाइंग एंड सेलिंग ब्रोकरेज कितनी है, रियल एस्टेट लीजिंग ब्रोकरेज की इतनी फीस एडिशनल है, ये किसने नोट किया? किसी भी नोट नहीं किया सर ये वाली मुझे सर बातें पता मैंने नहीं था। आपको देखें, जो भी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ ना इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपको नोट करनी चाहिए। ठीक है, जनरल आप टॉपिक तो नोट कर रहे होते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ें वो हैं जो आप कहें ना कि आपको कोई बुक मिल जाएगी आप उसमें पढ़ लेंगे, स्पेशली कंपनी सेटअप में। अब वीज़ा का मैंने आपको जो सिस्टम बताया था ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप में मेरे ख्याल से आपको पाकिस्तान में बैठ के इस यूएई के वीज़ा स्ट्रक्चर का नहीं होगा, राइट? जो स्टूडेंट पाकिस्तान में है उनको पता था कि यूएई में अगर आपकी जॉब चली जाए, आपका वीज़ा कैंसिल होता है, उसके बाद अगली कंपनी आपका दोबारा लगवाती है, राइट अबू बकर? आइडिया था आपको? नहीं नहीं पता था सर। ये नहीं पता था। ये वो वाली चीज़ें होती हैं जो आप कहें ना कि किसी बुक में मिल जाएंगी आपको। ये प्रॉपर प्रोसेस जो है, ये कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे रहने से लॉन्ग टर्म पता चलता है या आपको जब आप प्रैक्टिस से पता चलता है। अब इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। ई कॉमर्स आपके पास अगर कोई बंदा आए ना, आप शुरू में से सर्च ही करते रहेंगे। ये वाली चीज़ बिल्कुल सिर्फ एक्सपीरियंस से पता चली है कि ई कॉमर्स नाम की कोई एक्टिविटी मेन लैंड में नहीं है। तो ये आप इसी तरह से जनरल ट्रेडिंग का की 10,000 दिरहम प्रीमियम फीस है। जनरल ट्रेडिंग में अगर जनरल ट्रेडिंग से मुराद ग्रोसरी स्टोर नहीं है। जनरल ट्रेडिंग किसी भी चीज़ की, बैग की, वेजिटेबल की, फ्रूट की, किसी भी चीज़ की आपने बाइंग एंड सेलिंग करनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, तो आपको जनरल ट्रेडिंग का लाइसेंस चाहिए होगा, उसमें सब आ जाएगा। एक ऑप्शन तो ये होता है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी मौजूद हो, जैसे ये बैग्स की आप ट्रेडिंग देख सकते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल की ट्रेडिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आप जाएंगे तो आपको ट्रेडिंग मिल ही जाएगी, वेजिटेबल एंड फ्रूट ट्रेडिंग, फूड रफ। ठीक है, ये 4721001 जिसे मैं हाईलाइट करता हूँ, ये नज़र आता है स्क्रीन शेयरिंग में? जी सर नजर जी आता सर है। नजर आता है सर। ठीक है, ये एक्टिविटी मिल गई है। अगर फर्ज करें कोई ऐसी एक्टिविटी है या आपने सारी एक्टिविटी डिफरेंट करनी है, बैग की भी ट्रेडिंग करनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की भी करनी है, तो फिर आप जनरल ट्रेडिंग ले लें। या आप किसी ऐसी चीज़ की ट्रेडिंग करना चाहते हैं जो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तब भी आप जनरल ट्रेडिंग लेंगे और उसका वाउचर तकरीबन 10,000 दिरहम मजीद महंगा है, तकरीबन 30,000 दिरहम तक आप जेन में रखें। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक जो आपको पर्पज था बताने का, एक तो कंपनी सेटअप का बेसिक प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवा देने से आप यहाँ के स्ट्रक्चर को समझ दें, सेटअप को समझ दें। उसके बाद एक और चीज़, आप इधर की टैक्सेशन को अच्छी तरह समझ सकें, आपको इधर का आइडिया होना चाहिए। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि क्लास टेस्ट की हम कंपनी सेटअप को क्यों इतना डिटेल में जा रहे हैं, इसके बगैर आप सेटअप को समझ नहीं सकते। अच्छा, इसके बाद मैं चलता हूँ फ्री जोन की तरफ। 50 से ज़्यादा फ्री जोन है, वही बात तो मैं बता रहा था। फ्री जोन डिफरेंट तरह के हैं, जल्दी से उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्री जोन को हम डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ सकते कि 50 फ्री जोन है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब अगर हम इन फ्री जोन को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से सिर्फ हमारे फ्री जोन ही कवर हों 3 महीने में। लेकिन फ्री जोन क्यों बनाए जाते हैं? फ्री जोन, हर फ्री जोन का एक अपना पर्पज़ होता है। यह आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है कि कहीं उसके लिए फ्री जोन तो बेहतर नहीं है। मिसाल के तौर पे एक ग्रुप है टी कॉम, इसके अंडर 10 फ्री जोन आते हैं। इसमें दुबई मीडिया सिटी है, दुबई स्टूडियो सिटी है, दुबई स्पोर्ट सिटी भी है आई थिंक। बहरहाल 10 फ्री जोन इसके अंडर आते हैं। इसमें अब क्या होगा, अगर फर्ज करें किसी ने दुबई स्टूडियो सिटी में कोई फिल्म एंड मीडिया फिल्म वगैरह शूट करनी है, बनानी है, तो वो उसको दुबई स्टूडियो सिटी में एक हॉल मिल जाएगा।
वो उनके बड़े स्पेसिफिक किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन्हें हॉल चाहिए होते हैं, साउंड प्रूफ हॉल चाहिए होते हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो दुबई स्टूडियो सिटी में मिल जाएंगी। और दुबई इंटरनेट सिटी है, दुबई इंटरनेट सिटी में माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल का ऑफिस उधर है, क्योंकि ये इंटरनेट सिटीज़ को बड़ा सपोर्ट करेगा। इस तरह की इक्विपमेंट वहाँ पे मौजूद होगा जो इंटरनेट सिटीज़ के लिए, इंटरनेट कंपनीज के लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद जाफजा, स्क्रीन में अभी ये शो हो रहा है जो मैं फ्री जोन के हवाले से टाइप कर रहा हूँ, राइट? जी सर, हो रहा है सर। अच्छा, जाफजा जबल अली फ्री जोन हो गया, शारजाह एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री जोन हो गया। ये ऐसे फ्री जोन है जो किसी सी पोर्ट के करीब हैं। ऐसे तकरीबन तमाम सी पोर्ट्स, ऐसे तमाम फ्री जोन जो सी पोर्ट के करीब हैं, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। अजमान फ्री जोन, इसके बाद एक डफजा भी है सर, जी डफजा भी है सर, एक डफजा। डाफसा इसमें नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, उसकी वजह आपको। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होगा डेजिग्नेटेड जोन वाला। डेजिग्नेटेड जोन वाला कॉन्सेप्ट छोटा सा बता सकता हूँ, डिटेल में आपको बाद में समझ आएगी। ये नोट कर रहे हैं ना सब अच्छी तरह से? मैं जो एक बात बताने लगा हूँ, ये आल जो अभी सब पार्टिसिपेंट्स को समझ में नहीं आएगी। हम लेटर ऑन इससे अगर किसी को समझ में नहीं आती, इतने एडवांस लेवल पे नहीं है कोई, तो नो वरीज, आगे हम इसको तसल्ली से पढ़ेंगे। कुछ फ्री जोन जिन्हें डेजिग्नेटेड जोन कहा जाता है, उनमें सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स पर बैक में कुछ खास रिलैक्सेशन दी गई है, सिर्फ डेजिग्नेटेड जोन में, तमाम फ्री जोन में नहीं, ठीक है? ये जो ऐसे डेजिग्नेटेड जोन्स होते हैं जिनके आसपास तारें लगी होती हैं, जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती है, हर कोई नहीं जा सकता, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बड़े बनाए गए होते हैं स्पेसिफिकली, उनमें सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स पे बैक में बड़ी रिलैक्सेशन दी गई होती है। ये वाला फैक्टर भी डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपने कहाँ पे कंपनी सेटअप करनी है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम वैट पढ़ लेने के बाद ज़्यादा अच्छी तरह डिफाइन कर सकेंगे। उसके बाद शारजाह, अगर किसी ने सिर्फ रेजिडेंस लेनी है, सस्ता सा फ्री जोन से चाहिए, बहुत सारे लोगों ने शारजाह मीडिया सिटी, ऐसे शांस भी कहा जाता है, शारजाह पब्लिशिंग सिटी, नहीं ये हम फ्री जोन वाला टॉपिक डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं उसको जल्दी जल्दी करूंगा ना तो इतना तसल्ली से मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? सब पार्टिसिपेंट उसको अच्छी तरह से नहीं समझ सकेंगे। तो हम इसको इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह तसल्ली से फ्री जोन को देखेंगे और फिर कॉर्पोरेट टेस्ट की तरफ आएंगे, ठीक है? आज के लेक्चर के हवाले से कौन कौन डिसअपॉइंट हुए थोड़ा सा? जी अबीर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप थोड़ा ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठ के काम करने का, तो मैं ये बोल रही थी जैसे हम सभी मेजोरिटी जो है वो अपने अपने प्रोफेशंस में यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अगर कोई प्लान कर रहा है कि इन नेक्स्ट 7 to 8 months और इवन इन अ ईयर अगर कोई विजिट कर रहा है यूएई, तो वो इस पर्पज से ये कोर्स ले रहा है और ये सारे लॉस पढ़ रहा है, तो उसके लिए कितना बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू वो जो बिल्कुल ही सिर्फ अपनी क्वालिफिकेशन लेके जा रहा है? तो उसका थोड़ा सा कंपैरिजन बता दें ताकि हमें फायदा पता चले कि अगर हम जाते हैं वहां पर। अबीर मैं इसमें अगर बात करूंगा तो ज़्यादा फायदा जो होगा वो होगा टेस्ट के हवाले से। टेस्ट के हवाले से डेफिनेटली बेनिफिशियल है, ठीक है? पर जैसे मेरा, मैं यहाँ पाकिस्तान में टैक्स प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं इस पर्पज से सीख रही हूँ यूएई टैक्सेशन और यूएस टैक्सेशन भी, कि अगर मैं ट्रैवल करती हूँ विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो एटलीस्ट मैं अप्लाई करती हूँ तो मुझे इस एक नो हाउ हो, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान टैक्सेशन आपकी फाउंडेशन तो होती ही है। इस उसमें फिर हम थोड़ा सा मोटिवेशन तो ले सकते हैं ना सर, कि अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। आप अभी मैं कभी कभार वेबिनार करता हूँ दो तरह के, एक तो कंसल्टेंट्स के लिए, एक जॉब सीकर्स के लिए। आप उसमें लाजमी पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है? कि कैसे बेनिफिट हो सकता है, कैसे उठाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपने लिंक्डइन का कभी मैसेज इस्तेमाल नहीं किया होगा, जब आप दुबई आएंगी ना आपको पता चलेगा कि लिंक्डइन बड़ी ज़रूरी है कंसल्टेंसी में भी, अपनी मार्केटिंग करने के लिए भी, और अदर देन आप जॉब सर्च में भी यहाँ पे लिंक्डइन बड़ी ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों की जॉब भी लिंक्डइन के थ्रू होती है, ठीक है? उसको सर यूज़ ये कैसे करना है? जी
सर जैसे आप लिंक्डइन की बात करते हैं, ऐसी क्या ये स्पेसिफिक ये नीश है कंपनी सेटअप या इवन के टेक सर्विसेज, इसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स भी इफेक्टिव हो सकते हैं? अपना अपना ओपिनियन होता है। मैं अगर अपनी फील्ड के लिहाज से बात करूं तो मुझे अदर देन कंपनी सेटअप टेक्स्ट के हवाले से सोशल मीडिया का, बाकी सोशल मीडिया का इतना यूज नहीं लगा। जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं ना, ज़रूरी नहीं है बिजनेस में एक बंदे के लिए काम नहीं करता, वही वाली चीज़ दूसरे पे क्लिक हो जाती है। लेकिन मैं अगर सिर्फ अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरे हवाले से फेसबुक, इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ प्रोफेशनल चीज़ों की मार्केटिंग में। वैट हो गया, ऑडिट हो गया। ठीक सैफुल्ला। सर ये वैसे जिसने अबीर ने बोला है, चलिए आप उसे क्वेश्चन सुन ले, सैफ कर लो, जी उसने अस्सलाम हैंड रेज वालेकुम। किया। जी सर मेरा सैफुल्ला। सवाल ये था कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर ना, जब हम ये चीज़ें कर रहे होंगे, जैसे अभी नहीं करते, 2 महीने 3 महीने बाद करेंगे, तो किसी चीज़ में हमें कोई रुकावट आती है, आपका रिस्पॉन्स तो एक दिन बाद आ जाएगा या फौरी भी आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा गवर्नमेंट एंटिटी से या गवर्नमेंट कोई पोर्टल से, कोई ऑफिशियल चैनल से, वहाँ का कोई सोर्स है जो हेल्प करता हो इस जी जी, चीज़ों को कि डी कॉल भाई? कर लिया करें, डी कॉल कर लिया करें, मैं फलां जगह पे स्टक हूँ। अदरवाइज अगर मैं अच्छा। नहीं भी अवेलेबल होता ना, मैं आप लोगों को अपना जो पीआरओ है वो होते डी इमिग्रेशन काम के लिए, उनके साथ एक ग्रुप बना देता हूँ, वो आपको हेल्प आउट हम्म। करते रहा करेंगे ऐसी जगह पे। बस ठीक है। देखिए ये सिर्फ उनके लिए जो कंसल्टेंट कर रहे हूँ, क्योंकि वो मेरा एक पेड रिसोर्स है, वो ओके। पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स के आंसर करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। जी होपटेक्स। सर मुझे बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मैं एक चीज़ पे स्टक हूँ कि जब हम पाकिस्तान से बैठ के अगर किसी की कंपनी फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जो एड्रेस होगा, एड्रेस फॉर एग्जांपल वर्चुअल एड्रेस हम लेते हैं या फिर उसके लिए फिजिकल एड्रेस इजारी बनवाते हैं, तो वो पाकिस्तान से बैठ के हम कैसे प्रोसेस कर पाएंगे? बोल देना पीआरओ को, किसी जाने वाले पीआरओ को कर देगा, कोई इतना ठीक है, मुश्किल यानी कि नहीं। वहां पे कोई पीआरओ कोई जानने वाला होगा तो उसके थ्रू हम करवा लेंगे। हाँ जी। मैं इसमें अपनी मार्केट नहीं करना चाहता, सर्विसेज मुझसे ले लेना, ठीक है। ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह। इसको हम मैं जो स्टडीज है ना, ये किसी से भी ले लें आपको जहाँ से सस्ता मिलता है, ठीक है। मैं उस पर अच्छा। अपनी प्रोडक्ट पे, गुड एंड सर्विसेज, अपनी सर्विसेज पे बात नहीं कर रहा इधर, ठीक है। सर यहाँ पे जी मेरा एक और क्वेश्चन था। अ, जैसे हम यूके के अंदर कंपनी फॉर्मेशन करते हैं, सो यूके के कुछ रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं जो कंपनी हाउसेस की तरफ से ऑफिशियली अप्रूव्ड होते हैं, जो कंपनी हाउसेस के बिहाफ पे कस्टमर की कंपनीज रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं। तो सेम यूएई के अंदर भी कोई कंसेप्ट होता है कि आप एक स्पेसिफिक अप्रूवल ले लेते हैं डीईडी से और आप कस्टमर के बिहाफ पे एक्ट कर सकते हैं? किसी को भी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें, पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए होगा वो किसी को भी मिल सकता है। ठीक है, यानी कि वो ईच कस्टमर के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी रिक्वायर्ड होगा हमें। जी, वो भी सिर्फ जब नॉर्मल एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्ट इन दुबई में तो वैसे ही काम चलते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। समीर, समीर कादरी। जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम फरजान भाई, आपसे बस रिक्वेस्ट थी कि किसी कंसल्टेंट ग्रुप में अगर आप ऐड कर दें, क्योंकि कुछ सवालात होते हैं उसमें आसानी हो जाएगी मेरे को। अब कंसल्टेंट्स का मैंने ग्रुप बनाए हुए हैं, बट वेबिनार के लिए किस तरह के क्वेश्चन स्पेसिफिक? सर ये इसी किस्म के अगर कोई काम करते हैं तो कोई डिफिकल्टी आती है उसमें, यानी कोई मसले मसाइल आते हैं, कुछ पूछने की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी मतलब सेटअप के हवाले से, कंसल्टेंट। टेस्ट के हवाले से? जी सर। टेस्ट के हवाले से या कंपनी सेटअप के हवाले से? सर दोनों चीज़ों के हवाले से, ताकि सर एक कंसल्टेशन ग्रुप हो जाएगा एक तरह। ऑलरेडी कोई 26 एक ग्रुप तो मेरे ऐसे हैं जिनमें मैं एक्टिव हूँ। मैं असल में चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ताला देखेंगे। इसमें समीर मैं कमिट नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये आपने राइट मुझे सर। दोबारा रिमाइंड पता है कब करवाना है? मैंने अभी एक रिसोर्स हायर करना है मैनेजमेंट के लिए, उसके बाद इंशाल्लाह ताला, ठीक है। थैंक यू ये आप फरजान मुझे भाई। रिमाइंड करवाइएगा अक्टूबर, अक्टूबर के फरजान एंड भाई, पे। जी इस तरह से है कि हमने ना आईसीटी से कोर्स लिया था यूएस टैक्स का, तो उसमें ये था कि जो एक ना ग्रुप ऐड कर दिया था, उससे फायदा ये होता है कि कोई मसले मसाइल होते हैं ना, तो हम लोग आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं, और बास का वो अच्छा कंसल्टेंट का ग्रुप है, ये जो तो वो बैच होता का है ग्रुप आपस है में उसमें, वेल नहीं नहीं, जो एजुकेटेड बैच लोगों। का ग्रुप है उसमें नहीं चल सकता? जी सर। मैंने कहा जो हमारा बैच का ग्रुप है उसमें आप क्वेश्चन कर लिया करें, मैं नॉर्मली आंसर कर ठीक है, देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर।
बाकी ट्रेनर्स के मुकाबले में जो एक चीज़ मैंने देखी है, मेरे ख्याल से बाकी तमाम ट्रेनर्स इन यूएई मौजूद हैं, राइट, इन पाकिस्तान है, राइट। जी सर। मेरा ये है कि यूएई में रहते हुए ना बाकी एक्टिविटीज भी होती हैं, लाइफ थोड़ी बिजी भी होती है और साथ बिजनेस भी हो, तो आप उस तरह से टाइम नहीं दे सक रहे होते। ठीक है सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन मुस्तफा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप पीआरओ सर्विसेज भी दे रहे हैं और टैक्सेशन सर्विसेज भी देनी है, तो ये एक ही लाइसेंस में हो जाएंगे दोनों काम, या अलग अलग लाइसेंस देने पड़ेंगे? एक्टिविटीज ऐड हो जाती हैं? डिफरेंट एक्टिविटी डिफरेंट लेने पड़ते हैं लाइसेंस। दोनों मेरा लाइसेंस डिफरेंट आर्टिफिशियल होंगे? लाइसेंस अलग है, ठीक है, ओके। वो नॉर्मल सिस्टम से मैंने निकाला था, ठीक है। जो शारजा में हमारा शम्स में लाइसेंस है दैट डिफरेंट, एंड कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस डिफरेंट है। ओके 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 क्लास, थैंक यू वेरी मच। ओके, खुदा हाफिज़।